तो हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं अपने वॉइस के कॉन्सेप्ट्स आगे लेकर चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में हु तक कर लिया था। हु का पैसिव वॉइस आएगा तो कैसे बनेगा। हु के पैसिव वॉइस की बात करें तो हु का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो उसमें हमने ये समझा था कि जो हु है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए काम करता है। जब भी हु से क्वेश्चन पुट करेंगे तो सेंटेंस के अंदर डूअर, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं क्योंकि वो एक्शन करता है, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हु से हम जब क्वेश्चन पुट करते हैं तो हम उस डूअर के लिए ही क्वेश्चन पुट करते हैं जिसने एक्शन किया, कि उसने ये एक्शन जो किया, कि ये एक्शन जो है किसने किया। इसी का क्वेश्चन पूछने के लिए, इस बात को पूछने के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं कि एक्शन कर कौन रहा है। उसी प्रकार से अब आते हैं हम हुम पर। तो अभी हु कर लिया था, अब हुम को पकड़ते हैं। ये हुम क्या कहता है? तो बेटा अगर मैं हुम की थोड़ी सी कहानी आपको समझाऊं, हुम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, तो जो हुम होता है हमारा, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। हुम हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मीन्स वो सॉरी यहां पर मैं गलती कर गया। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हु होता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पुट करता है। जैसे whom do you believe? whom do you believe? तुम किस पर विश्वास करते हो? whom do you believe? अगर मैं इसका एक इमेजिनरी रिप्लाई लूं कि तुम किस पर विश्वास करते हो, तो इसका एक आंसर बनेगा एक इमेजिनरी कि आई बिलीव यू। तो मैं कहूं इस क्वेश्चन का अगर मैं एक वर्ड में रिप्लाई लूं तो वो एक रिप्लाई यू होगा कि नहीं? कोई नाम भी लिख सकते हो, आई बिलीव यू। तो यहां हमें एक बात समझ में आती है, वो ये कि जब भी होम से क्वेश्चन पुट करोगे तो आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और जब भी आप होम से क्वेश्चन पुट करोगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के लिए ही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है होम से, कि होम डू यू बिलीव, कि तुम जो है जो विश्वास करते हो, तुम विश्वास करते हो। तो भाई विश्वास करने का काम कर रहा है यू, कि तुम जो विश्वास करते हो वो किस पर करते हो, ये बिलीव का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है। तो मतलब यहां पर ये उस ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो यहां पर एक बात आती है, वो बात ये आती है कि होम जो है वो जब भी होम से क्वेश्चन पुट करेंगे तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और भाई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अब इसका मैं पैसिव वॉइस बनाना चाहूं, तो भाई जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट कहां से आएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट का ही तो सब्जेक्ट बनाते हैं। चलो इस बात को ऐसे भी समझो। होम डू यू बिलीव, मैं अगले पेज पर लेता हूं। देखिए मैंने लिखा होम डू यू बिलीव। तो हमारा इंटेरोगेटिव का एक स्ट्रक्चर क्या है जिससे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, कि पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन V3 बाय प्लस डूअर। ये हमने एक स्ट्रक्चर ले रखा है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। किसी भी WH फैमिली का जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाऊं तो हम जानते हैं कि होम को हु में चेंज करते हैं। होम को किस में? हु में चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि होम ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हु सब्जेक्ट है, और हु को होम में चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज कर देते हैं? कि ये जो हु है वो सब्जेक्ट है तो उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो हमने WH फैमिली ले लिया, तो WH फैमिली के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो भाई हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट आता कहां से है? ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट कहां है? तो भाई यहां पर ऑब्जेक्ट होगा तभी तो आप उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, और भाई सब्जेक्ट होगा तभी तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई
ऑब्जेक्ट का ही तो सब्जेक्ट बनाओगे, तो यहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट किसे बनाए? अगर किसी को सब्जेक्ट बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। तो फिर यहां पर बात आती है, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे और होम का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगा, तो आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, उसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के लिए तो क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। आप सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद V3। हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, सब्जेक्ट नहीं लिखना आपको, ठीक है? इसमें ये करना पड़ेगा। अब बात आती है जी, सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं? सिंगुलर लगाएं या प्लूरल लगाएं? तो बेटा दोनों में से कोई भी हो सकती है, जनरली दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो हम यहां पे कह सकते हैं हु, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम वर्ब लगाते हैं, जो जनरल कॉन्सेप्ट है बी प्लस V3, मतलब इज एम आर प्लस V3। तो यहाँ पे आप इज लगा लो और या फिर आर लगा दो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी। और फिर डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिलीव्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? बिलीव्ड। तो क्या बनेगा? हु इज बिलीव्ड, किस पर विश्वास किया जाता है, और हु आर बिलीव्ड, किस किस पर विश्वास किया जाता है। देखो यहां पे उसने क्वेश्चन पुट किया, whom do you believe, तुम किस पर विश्वास करते हो, तुम किस पर विश्वास करते हो। तो हो सकता है वो जिस पर विश्वास करता हो वो एक हो, और हो सकता है वो जिस पर विश्वास करता हो वो दो या दो से ज्यादा हो। तो हमें तो ये नहीं पता ना कि विश्वास जिन पर किया जा रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें तो ये पता ही नहीं है। जब हमें ये पता ही नहीं है तो मीन्स उस हिसाब से हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भैया जी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब। हो सकता है कि वो एक पर विश्वास करता हो तो इसलिए इज लगा दो, लेकिन अगर ज्यादा पर विश्वास करता हो तो आर लगा दो। तो हु के साथ इज भी ठीक है, हु के साथ आर भी ठीक है, बट हु इज बिलीव्ड का मतलब हो जाएगा वो किस पर विश्वास करता है, मतलब किसी एक पर्सन का नाम। हु आर बिलीव्ड हो जाएगा वो किस किस पर विश्वास करता है, मतलब एक से ज्यादा के नाम बताएं, वो जिस जिस पर विश्वास करता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो अब बाकी बात वहीं के वहीं है कि बाय प्लस डूअर, तो भाई हु इज बिलीव्ड बाय, तो भाई डूअर मतलब एक्शन, सब्जेक्ट का वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? वर्ब का सब्जेक्ट यू है, तो बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो हु इज बिलीव्ड बाय यू या हु आर बिलीव्ड बाय यू, बस हमें इतना समझना है। जब भी हुम को हु में चेंज करेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर रखो चाहे प्लूरल, कभी कभी मीनिंग पर डिपेंड करता है, कभी वो सिंगुलर ही लेगा कभी प्लूरल ही लेगा, ठीक है? कभी सिंगुलर लेगा कभी प्लूरल लेगा, लेकिन जनरली सिंगुलर प्लूरल कोई भी रख सकते हैं। और सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर रखो चाहे प्लूरल, उसके तुरंत बाद V3 देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये था हमारा होम का पैसिव वॉइस, इसका कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर। अब इस मेन पॉइंट पर आकर हम थोड़ा सा डिस्कशन लेते हैं, मेन पॉइंट पर आकर थोड़ा सा डिस्कशन लेते हैं हम इस चीज का कि बाय यूजिंग हुम, हुम का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। हुम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे हुम डज शी बिलीव इन हर फैमिली, यही सेंटेंस था, बस इन हर फैमिली नहीं लिखा था मैंने, तो ये क्या हुआ? ये प्लेस है, तो जो प्लेस होता है टाइम प्लेस रीजन ये लास्ट में लग जाता है, कोई बात नहीं। तो हुम डज शी बिलीव, वो किस पर विश्वास करती है? तो फैमिली में जिस पर विश्वास करती है वो तो है ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई? ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पुट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दो क्योंकि हु सब्जेक्ट है। तो हम किसको? हुम को हु में चेंज करते हैं। अब वो बात करता है यही WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो कहता है यहाँ पे गलत हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये गलत हो गया, मैं ठीक कर दूंगा। हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, ये टाइपिंग एरर है। हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, सब्जेक्ट हटाना है, सब्जेक्ट हटाना है हमें। हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब रखना है, और वे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब रखना है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये जो WH फैमिली है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो रखेंगे, बस क्रॉस जो करना है वो सब्जेक्ट नहीं होगा। तो टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट नहीं रखेंगे भाई, सब्जेक्ट क्यों नहीं रखेंगे? कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट बनाएंगे किससे? दैट्स इट। इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब। तो यहां पर हमने कर दिया हु इज बिलीव, तो जनरली हमने सिंगुलर रख लिया, बाकी आर भी हो सकता है कि भाई हु इज बिलीव्ड बाय हर, की तो ये बन जाएगा हु इज, अब डायरेक्ट V3 बिलीव्ड बाय हर, बाकी रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा इन हर फैमिली, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है, इस तरीके से समझ में आ गया है, तो ये रहे इसके 5 एग्जांपल्स, और ये एक का एक ही बनेगा। चेक कर लो, पढ़ लो, जरा चेक कर लो, पढ़ लो।
ये इसके आंसर्स हैं, एक बार चेक कर लो, लेकिन पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बाद में आंसर्स देखना। देख लिया होगा, ठीक है। तो अब अगला कॉन्सेप्ट, वेयर बाय इज नॉट यूज्ड। वेयर बाय इज नॉट यूज्ड जनरली हम जानते हैं जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे हमने कहा राम लर्न्स इंग्लिश, जैसे हमने कहा राम अंग्रेजी सीखता है, तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लिखते हैं इंग्लिश इज लर्नड बाय राम। तो हम जनरली ये जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं, करते हुए आ रहे हैं, जब से वॉइस कर रहे हैं हम ये जानते आ रहे हैं कि भाई उसके अंदर बाय का इस्तेमाल होता ही होता है। लेकिन अब जो पॉइंट वो ये है, वो ये कह रहा है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर बाय नहीं लगेगा, यहाँ पर तो खैर लगेगा इस सेंटेंस में। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर बाय, ये जो प्रेपोजिशन है ना, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो बाय प्रेपोजिशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होता है। ये समझ लो 90% हम पैसिव वॉइस में बाय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर तो वो 10% से भी पूछ सकता है। हम कैसे जान ले कि वो 10% से नहीं पूछेगा? तो ये मैंने जनरल आइडिया दिया, 90% 10% का रेशियो, एक जनरल मतलब ज़्यादातर हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बाय लगाते हैं। लेकिन बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर पैसिव वॉइस में आप बाय का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वहां पर आपको कोई और प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन समझेंगे तो सही प्रेपोजिशन सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं राम मैरिड विद सीता। तो यहां पर ये राम मैरिड विद सीता, तो एक पॉइंट ये जो हमने किया था कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। जैसे मैं ऐसे बोलूं आई एम लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, आई एम लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, कि मैं गाने सुन रहा हूं। तो इसमें गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि आप वर्ब के अंदर वर्ड से क्वेश्चन पुट करो। आई एम लिसनिंग वट, तो वट के आंसर में आया द सॉन्ग्स, तो ये वट के आंसर में आया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जब भी वट और हुम का आंसर होता है, जब भी सेंटेंस में वट और हुम का आंसर होता है, तो वट और हुम का आंसर देखो, वट का आंसर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम का आंसर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनसे पहले कभी भी प्रेपोजिशन मत लगाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन मत लगाना। पता है क्यों? कि सेंटेंस में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो जो वर्ब है ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। समझ लो, ट्रांजिटिव वर्ब कब होती है? जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आता। तो यहाँ क्या गलती हुई? आई एम लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, तो आई एम लिसनिंग व्हाट, तो आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आप प्रेपोजिशन लगा नहीं पाओगे। तो ये सेंटेंस होगा आई एम लिसनिंग द सॉन्ग्स, या आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, या आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, या आई एम लिसनिंग द सॉन्ग्स। द लगाओ नहीं लगाओ, सिचुएशन थोड़ा सा मीनिंग बदलेगा, लेकिन प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अब ये बात समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब जरा ये देखो, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इसे देखो। हमने कहा राम मैरिड हुम, तो जब हमने बोला राम मैरिड हुम, राम की किससे शादी हुई? तो आंसर आया सीता से। तो राम मैरिड सीता, तो सीता से आंसर आया, तो भाई सीता क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तभी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन लगा नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आप राम मैरिड सीता, राम की सीता से शादी हुई, बिल्कुल ठीक है। हिंदी में से आएगा, लेकिन इंग्लिश में आप विद लगा नहीं पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो सही स्ट्रक्चर क्या होगा? ये आ गया सही स्ट्रक्चर। ये गलत था, ये हो गया सही, कि राम मैरिड सीता। अब ये एक्टिव वॉइस सही है, तो अभी तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो भाई ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट, ये क्या हुआ? वर्ब। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट बना दिया, जिसे हम डूअर कह देते हैं, ये ऑब्जेक्ट होता है।
और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म, और भाई उससे पहले बी का फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है तो बी प्लस V3। सारी कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पर आगे 3 प्रेपोजिशन पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो 3 प्रेपोजिशन, तो टू लगाए, विद लगाए या बाय लगाए। तो अब बचपन से तो करते आ रहे हैं बाय, तो बाय वाले तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है। बाय का मतलब है के द्वारा, कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। भाई सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया है, राम की सीता से शादी हुई है तो राम ने ये एक्शन नहीं किया है, राम ने शादी नहीं करवाई है, राम की शादी हुई है, तो राम के ऊपर भी एक्शन हुआ है, सीता के ऊपर भी एक्शन हुआ है, तो बाय तो लग नहीं पाएगा। बाय तो तब लगाते जब डूअर जो है उस एक्शन को कर रहा होता, एक्शन नहीं करा, उसके ऊपर राम और सीता दोनों पर एक्शन हुआ है, क्लियर हुआ, तो बाय लगेगा नहीं। अब बात करते हैं टू या विद, तो हमें ना हिंदी में चले जाते हैं थोड़ा। तो भाई जैसे मैं पेन से लिखता हूं तो आई राइट विद ए पेन, तो बिल्कुल ठीक है, आई राइट विद ए पेन। तो हम लोग राम की सीता से शादी हुई या सीता की राम से शादी हुई, जैसे से आए हम तुरंत विद लगाते हैं, जैसे यहाँ एक्टिव वॉइस में लगा दिया था ऐसे हम यहाँ पैसिव वॉइस में भी विद लगाते हो, तो बेटा ये होता है गड़बड़। तो आंसर होगा टू, कि टू क्या होता है, टू बताता है एग्जैक्ट, वैसे डेस्टिनेशन अपने आप में एग्जैक्ट होता है, ये डेस्टिनेशन को बताता है। कि जैसे मैं अगर बोलूं आई एम गोइंग, मैंने कहा आई एम गोइंग टू अजय, तो इसका मतलब पता है क्या है, कि मैं अजय के पास जा रहा हूं, तो अजय इस वक्त हमारा डेस्टिनेशन हुआ। या हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मतलब टू बताता है डेस्टिनेशन को, आई एम गोइंग टू, मैं स्कूल जा रहा हूं, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट डेस्टिनेशन को बताता है, तो किसी की, जब भी किसी से शादी होती है तो किसी एग्जैक्ट पर्सन से शादी होती है, किसी एग्जैक्ट इंसान से होती है, पर्टिकुलर इंसान से होती है, किसी से भी नहीं हो जाती। राह चलते किसी से भी शादी कर लो, ऐसे नहीं होता, पर्टिकुलर इंसान से शादी होती है। उस पर्टिकुलैरिटी को बताने के लिए हम जो यूज करते हैं वो टू। तो समझ लो, अब मैं ऐसे बोलूं एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस होगा तो ये जो वर्ब है ना मैरी, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं, इसके साथ नो प्रेपोजिशन, ये समझ लो। लेकिन जब पैसिव वॉइस होगा तो वर्ब, ये तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो मैरिड के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा। तो यही कह रहा है एक्टिव वॉइस में मैरिड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं, लेकिन पैसिव वॉइस में मैरिड के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा। तो इसका सही स्ट्रक्चर क्या हुआ, तो ये पैसिव वॉइस इंट्रांजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में मैरिड के साथ टू, और जब किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होता है तो वो इंट्रांजिटिव बन जाती है। तो हर ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव बन जाती है, समझ रहे हैं। चलो ये बात समझ में आ गई होगी कि हर जगह बाय नहीं लगता, तो यहाँ पर बाय नहीं, यहाँ पर टू लग रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझते हुए हमने ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इस बात को समझने समझाने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ये एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स है, इनका पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन इनके साथ बाय नहीं आएगा। तो क्या आएगा, एक बार आप बनाने की कोशिश करना, देखो। ये आंसर्स हैं। लेकिन आंसर्स आप बाद में, पहले क्वेश्चंस देख लेना, है ना। बाकी अब मैं बता दूं, पैसिव वॉइस में इन वर्ब्स के साथ बाय नहीं लगता। जैसे सेटिस्फाइड के साथ टू, कि पैसिव वॉइस में तो V3 लगेगा, ठीक है सभी में। सरप्राइज्ड के साथ एट, अलार्म्ड के साथ एट, कंटेंड के साथ इन, इंटरेस्ट, जैसे मैं बोलता हूं दिस बोतल कंटेन्स मिल्क, पैसिव वॉइस बनाऊं कि मिल्क इज कंटेन्ड बाय दिस बोतल। तो आप कैसे बोल पाओगे बाय दिस बोतल, क्योंकि बोतल कोई डूअर तो है ही नहीं, तो बाय की जगह आपको इन करना पड़ेगा, इन दिस बोतल। तो दिस बोतल कंटेन्स मिल्क, तो मिल्क इज कंटेन्ड
इन दिस बोतल, मिल्क कंटेंट है, मिल्क भरा हुआ है इस बोतल के अंदर, मिल्क जो है भरा हुआ है इस बोतल में, तो आपको कंटेंट के साथ इन लगाना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं कि कंटेंट के साथ इन लगेगा, ठीक है ना। बोतल के अंदर मिल्क है, ठीक है ना, बोतल के द्वारा मिल्क नहीं भरा जाता, ये सेंस नहीं है। हम इंटरेस्टेड इन, शॉक्ड एट, एनगल्फ्ड इन, किसी में शामिल हो जाना, सम्मिलित हो जाना, तो एनगल्फ्ड इन। थ्रोंग्ड विद, कि थ्रोंग्ड विद का मतलब हो जाएगा कहीं भीड़ लगा के इकट्ठे खड़े हो जाना। डिस्गस्टेड विद, परेशान हो जाना। नोन टू, जानना। और मैरिड टू, ये हमने कर लिया था एग्जाम्पल ETC। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब अगला, लेकिन इसको करने से ही पहले मैं एक चीज़ और दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। देखो ध्यान दीजिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने सेंटेंस लिखा हु नोज हिम हियर, उसे यहां कौन जानता है। हु नोज हिम हियर, उसे यहां कौन जानता है। जरा इसको पैसिव वॉइस बना के दिखाओ, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। बनाओ पैसिव वॉइस इसका। तो देखो कर लिया होगा आपने कोशिश। अब मैं समझा देता हूं, देखिए अब आपने अगर ऐसे बनाया है, ध्यान दीजिएगा, तो हु को भाई हम बाय हुम में चेंज करते हैं कि बाय हुम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ये ही हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा। बाय हुम इज ही नोन हियर, है ना। अब आपने ये बनाया होगा, अब आप गलती कर जाओगे अगर ये बनाया, तो इसको मैं बताता हूँ ये गलत है, सही बताता हूँ अभी। लेकिन एक चीज़, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई नो यू, कि आई नो हिम, मैंने लिख दिया इधर आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो अगर हम लिखते हैं ना इधर ऐसे, ही इज नोन बाय मी, तो गलत हो जाएगा। ही इज नोन टू मी होता है, कि नोन के साथ आप टू लगाओगे, बाय नहीं लगाओगे। यही बात यहाँ पर थी, देखो कि नोन के साथ टू लगेगा, ये ध्यान रखना। नोन के साथ बाय नहीं आता, नोन के साथ टू आता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि नोन के साथ टू लगता है। यहाँ पे ये बात क्लियर होगी, नोन के साथ टू लगता है। अगर ये बात क्लियर है तो अब जरा आना इस बात पर, इसी क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आते हैं। अब अगर मैंने ये मान लिया कि इसका पैसिव वॉइस ये है, भाई इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस ये है, बाय हुम इज ही नोन हियर, तो आपको ये भी पता होगा कि जब भी हम हु से कोई पैसिव वॉइस बनाते हैं तो दो पैसिव वॉइस लगते हैं। या तो आप हु को बाय हुम में चेंज कर दो, कि और लास्ट में V3 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या तो ये कर दो, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, बाय हुम ना करके हु को हु करो, और इस बाय को हम V3 के बाद कर देते हैं, ठीक है। ये हमने किस में किया था, हु वाले स्ट्रक्चर में, देख सकते हैं, है ना। तो हमारी बात ये आती है कि भाई जब भी हम बाय को चेंज करते हैं तो देख लो, फिर समझा देता हूं कि जब भी हु से पैसिव वॉइस बनाएंगे, हु से पैसिव वॉइस बनाओगे तो हु को या तो बाय हुम में चेंज करो, बाय हुम में चेंज करोगे तो V3 तक बनाकर क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्योंकि बाय प्लस डूअर आएगा नहीं, डूअर होता नहीं है हु के केस में, और बाय लग गया हुम से पहले, ठीक है। और या फिर बाय हुम में नहीं रखना चाहते आप, हु को हु रखो, फिर इस बाय को कहां रखोगे, तो इस बाय को V3 के बाद रख दो। तो जब भी हु से क्वेश्चन हु का पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके दो पैसिव वॉइस बनेंगे, हु के हमेशा दो पैसिव वॉइस बनेंगे। तो भाई एक पैसिव वॉइस तो हमने बना लिया कि हु को बाय हुम, हु को बाय हुम। अब हु को हु रख के V3 को बाय के बाद रख दो। तो हम यही करते हैं कि अब अगला हम बना लेते हैं पैसिव वॉइस कि बाय हुम ना करके अब इसे हम हु में रखते हैं, हु इज ही नोन। अब इस क्या बाय को हम किसके बाद रख देते हैं, V3 के बाद, V3 के बाद नोन बाय हियर, नोन बाय हियर। तो देखो अब गलती समझ में आ गई होगी कि भाई नोन के साथ तो बाय आता ही नहीं, नोन के साथ तो टू आता है,
नोन के साथ तो बाय आता ही नहीं, तो नोन के साथ क्या आता है, नोन के साथ टू आता है। तो जब नोन के साथ टू आता है तो फिर नोन के साथ बाय इधर गलत हुआ, नोन के साथ टू करेंगे। अब ये बाय आया कहाँ से था, ये बाय हमने होम के साथ उठाया था, तो होम के साथ ही तो बाय आया था, लेकिन ये बाय तो गलत है, टू होना चाहिए, तो दैट्स इट, तो ये बाय गलत है, तो यहाँ टू होना चाहिए। तो हर जगह बाय होम नहीं होता, टू होम, विद होम, फॉर होम, अबाउट होम, तो डिपेंड करता है वर्ब के साथ क्या प्रेपोजिशन है, वर्ब के साथ क्या प्रेपोजिशन है। तो यहाँ नोन के साथ प्रेपोजिशन टू लगेगा, तो वही प्रेपोजिशन आपको होम के साथ लगाना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर है। अगर इन वर्ब से आप हु से क्वेश्चन पुट करोगे, इन वर्ब के साथ अगर हु से क्वेश्चन पुट करोगे तो आपको विद होम, एट होम, है ना, इन होम, तो आपको लगाना पड़ेगा कि इन होम, विद होम, ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। फिर आपको बाय नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन वर्ब के साथ बाय नहीं आता। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम डाई ट्रांजिटिव और एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब पर। तो डाई ट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव क्या होता है, जैसे हमने ट्रांजिटिव तो सीखा था कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ या तो वट का आंसर हो, जिसके साथ या फिर होम का आंसर हो। तो जिस वर्ब के साथ वट का और होम का आंसर होता है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। फिर ये कह रहा है फिर ट्रांजिटिव के साथ ये डाई ट्रांजिटिव और एम्बी ट्रांजिटिव, मतलब एक ही बात है। डाई और एम्बी का मतलब होता है, डाई और एम्बी का मतलब होता है बोथ, मतलब टू। डाई और एम्बी का मतलब, डाई और एम्बी का मतलब होता है टू। बाय एक वर्ड और भी है बाय, इसका मतलब भी टू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाई ट्रांजिटिव बाय और एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो चलो पहले इसको समझते हैं। मैंने क्वेश्चन पुट किया कि रीना स्पीक्स इंग्लिश वेल, ठीक है। मैंने दूसरा क्वेश्चन पुट किया, रवि हेल्प्स मी विथ मनी। दो क्वेश्चन। तीसरा, अमर गिव मी हिज सपोर्ट, या गिव मी ए पेन टू राइट। चलो ठीक है। अब इसके अंदर हम पहले वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। अब इनके अंदर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका वट और हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट करते हैं, रीना स्पीक्स व्हाट, तो व्हाट के आंसर में आया तो इंग्लिश, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर है तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। तो हम कहते हैं रानी हेल्प्स, तो कि रानी हेल्प्स हूँ, तो रानी हेल्प्स हूँ, रानी किसकी मदद करती है, तो मी की, मेरी मदद करती है, तो मीन्स यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मीन्स वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुट किया, राम गेव व्हाट, राम ने क्या दिया, तो आंसर में आया ए पेन, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है कि राम गेव होम, और राम ने वो पेन किसे दिया, आंसर में आया मी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और तो भाई जब सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो पॉइंट इज यहाँ पर स्पीक्स, हेल्प्स और गिव, तो ये तीनों जो वर्ब है रेस्पेक्टिवली ये ट्रांजिटिव वर्ब है। बट अब यहाँ पर एक कहानी एक और आती है। वो कहानी क्या है, वो कहानी ये है कि यहाँ पर इस वर्ब के साथ एक ही ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के साथ एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस वर्ब के साथ एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर इस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए एक ऑब्जेक्ट की वजह से ये बन जाएगा मोनोट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, अलोन, एक, अकेला। तो ये वो वर्ब है जो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, एक ऑब्जेक्ट की वजह से ट्रांजिटिव बनी है, इसलिए मोनोट्रांजिटिव। अब ये वर्ब वो है, ये भी एक ऑब्जेक्ट की वजह से ही ट्रांजिटिव बनी है, तो इसको भी कहेंगे हम मोनोट्रांजिटिव। ये दोनों की दोनों किसकी, एक वर्ब की वजह से ट्रांजिटिव बनी है तो बनी मोनोट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ पर आ गए दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आ गए दो ऑब्जेक्ट, तो मीन्स अब ये मोनोट्रांजिटिव नहीं है, ये जो बन गई अब डाई ट्रांजिटिव, या इसको कह दो
एम्बिट्रांजिटिव वर्ब। ये मोनोट्रांजिटिव या डाइट्रांजिटिव या एम्बिट्रांजिटिव वर्ब, कि जब एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो वर्ब को ट्रांजिटिव बनाते हैं, दोनों के दोनों साथ हैं, तो ये बन गई डाइट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में इनका क्या काम, इनका पैसिव वॉइस में क्या काम, यहीं से कनेक्शन बनाते हैं बेटा। पैसिव वॉइस में हम एक बात जानते हैं, पैसिव वॉइस में हम एक बात जानते हैं, वो ये कि हम इस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, हाँ या ना। तो सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे इसका पैसिव वॉइस बनाओ, क्या बनेगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय रीना, इंग्लिश इज स्पोकन वेल बाय रीना, इंग्लिश इज स्पोकन वेल बाय रीना, ये बन गया। तो एक पैसिव वॉइस, एक ऑब्जेक्ट है तो एक पैसिव वॉइस, इसका क्या बनाओगे कि भाई रवि हेल्प्स मी विद मनी, तो रवि हेल्प्स मी, तो रवि हेल्प्स मी, तो आई एम हेल्प्ड विद मनी बाय रवि, आई एम हेल्प्ड विद मनी बाय रवि। तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है तो एक पैसिव वॉइस। अब जरा इसे देखो, अमर गेव मी ए पेन टू राइट। अब इसमें तो दो ऑब्जेक्ट हैं भाई, इसमें तो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, अब तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए तो भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो फिर इसको सब्जेक्ट बनाए या फिर इसको, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। यहां पर इसका पैसिव वॉइस का कनेक्शन मिलता है, क्योंकि सेंटेंस में अगर मोनोट्रांजिटिव है, मोनोट्रांजिटिव का मतलब है सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक पैसिव वॉइस। लेकिन सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट है तो मतलब कि डाइट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव है तो किसको पैसिव वॉइस बनाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। यही हमारा क्वेश्चन है और बेटा यही हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। तो इसे करते हैं, अमर गेव मी ए पेन टू राइट, ठीक है। तो यही बात हमारी यहां पर थी, देख लो अब इधर कहता है डाइट्रांजिटिव और एम्बिट्रांजिटिव वर्ब, ये हमने कर लिया। तो पॉइंट इज, पहले तो पढ़ते हैं हम ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो हमने कभी ट्रांजिटिव वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक मोनोट्रांजिटिव होता है, एक एम्बिट्रांजिटिव या डाइट्रांजिटिव होता है। तो मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव में फर्क समझ में आ गया, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। तो कहता है विद सिंगल ऑब्जेक्ट, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा तो मोनोट्रांजिटिव, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे तो भैया जी डाइट्रांजिटिव, डबल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये कहता है सेंटेंस, शी गिफ्टेड फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, तो शी ने गिफ्ट किया, व्हाट, क्या गिफ्ट किया, कहता है फ्लावर्स गिफ्ट किए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब। तो पॉइंट इज, अब ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। अगला, शी गिफ्टेड मी फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, कि उसने गिफ्टेड मी फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, शी गिफ्टेड व्हाट, तो व्हाट के आंसर में आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, शी गिफ्टेड हुम, किसको जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये नहीं है, टाइपिंग एरर थोड़ा, तो ये वर्ब में है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे दोनों है, तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ऑन माई बर्थडे। तो ये तुम्हारा टाइम हो गया, तो ये डाइट्रांजिटिव क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी और एक फ्लावर्स, एक मी और एक फ्लावर्स, ये होम का आंसर, ये व्हाट का आंसर। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो पॉइंट इज, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो भैया जी इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। लेकिन अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं मी को सब्जेक्ट, मी को आई बनाऊं या फ्लावर्स को सब्जेक्ट बनाऊं। तो जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो भाई किसको सब्जेक्ट बनाया जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, व्हाट के रिप्लाई को या होम के रिप्लाई को, मी को बनाए या फ्लावर्स को बनाए। क्लियर हो गया। अब ये बात क्लियर हो गई है तो इसका मैं खुलासा आगे पहले इस पॉइंट पे कर देता हूं। इस सेंटेंस को मैं दोबारा लिखता हूं, अमर गेव मी ए पेन टू राइट। मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, अमर गेव मी ए पेन टू राइट, अमर ने मुझे एक पेन दिया लिखने के लिए। तो अमर गेव हुम मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं इसका खुलासा कर देता हूँ बेटा, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके दो पैसिव वॉइस बनेंगे। जी हाँ, फिर बता रहा हूँ, जब सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट होंगे तो सेंटेंस के दो पैसिव वॉइस बनेंगे। मीन्स एक बार आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें, एक बार हुम वाले आंसर को सब्जेक्ट बनाएं और एक बार व्हाट वाले आंसर को सब्जेक्ट बना दें। पहले ओरली समझाता हूँ। सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट को हम V3 के बाद और बाय प्लस डूअर से पहले लिखते हैं। समझ रहे ना, प्लेसिंग चेंज होगा, दिक्कत हो जाएगी। दोबारा समझा रहा हूँ, सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट को V3 के बाद और बाय प्लस डूअर से पहले। क्लियर है? ये तो बना दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। पॉइंट इज, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसे आप V3 के बाद बाय प्लस डूअर से पहले लिखोगे। तो बस ये प्लेसिंग, एक को सब्जेक्ट बनाओगे तो दूसरे को रिमेनिंग पार्ट, एक सब्जेक्ट बन जाएगा, दूसरा रिमेनिंग पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट बाय प्लस डूअर से पहले और V3 के बाद लगता है। ठीक है, कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या बात करता है, तो बीजी पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट बन जाएगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये रिमेनिंग पार्ट बन जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट V3 और बाय प्लस डूअर के बीच में। मैं लिख भी देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिमेनिंग पार्ट जो होता है RP, रिमेनिंग पार्ट V3 के बाद और बाय प्लस डूअर से पहले आएगा, ये रिमेनिंग पार्ट। तो जब इसे सब्जेक्ट बना दोगे तो ये रिमेनिंग पार्ट होगा, इसे सब्जेक्ट बनाओगे तो ये रिमेनिंग पार्ट होगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखिए ज़रा, मैंने पहले इसे सब्जेक्ट बनाया, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई वॉज गिवन ए पेन बाय राम टू राइट। अब देखिए ज़रा, इसको ऑपरेशन कर ले। आई वॉज गिवन, तो आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो मीन्स पॉइंट इज, अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिमेनिंग पार्ट बन गया। तो रिमेनिंग पार्ट को V3 के बाद और बाय प्लस डूअर से पहले चेक कर लो। आई वॉज गिवन ए पेन, मुझे एक पेन दिया गया बाय राम टू राइट। अब यहाँ पे एक बात और आ सकती है कि सर जी इस टू राइट को उठाकर अगर हम बाय राम से पहले कर दें तो बेटा ये y का आंसर है, ये y का आंसर है, y का टू राइट क्यों दिया था लिखने के लिए, तो y का आंसर। तो मैंने प्लेसिंग बताई थी, जब हम बाय प्लस डूअर लगा देते हैं बेटा, बाय प्लस डूअर के बाद पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे जो वेयर का आंसर होता है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लिखेंगे जो व्हेन का आंसर होता है, फिर एडवर्ब ऑफ रीजन लिखेंगे जो वाई का आंसर होता है। तो ये तो सबसे लास्ट में ही आते हैं, तीनों लास्ट में आते हैं, लेकिन रीजन को पहले, टाइम को बाद में, टाइम को पहले, प्लेस को बाद में, तो एरर हो जाएगा। इनकी प्लेसिंग ये होगी, बाय प्लस डूअर के बाद प्लेसिंग ये होगी, प्लेसिंग नहीं बदलेंगे। ठीक है, यही एरर है। जैसे मैंने कहा, कोई भी एग्जाम हो, बैंक की बात कर रहे हैं, अगर हम बैंक के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो बैंक के एग्जाम में भाई बैंक के एग्जाम में एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस तो डायरेक्ट आएगा नहीं, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस तो डायरेक्ट आएगा नहीं। तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस डायरेक्ट नहीं आ रहा तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, तो वहां पर ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएंगे। तो सेंटेंस में ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर वो प्लेसिंग का भी एरर लेता है, तो आप उनको समझिए, उसमें ब्लैंक्स भी आएंगे, एरर्स भी आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आएंगे, तो उसमें समझने में काम आएगा। समझ रहे बात को? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात समझ में आ गई तो इसका दूसरा पैसिव वॉइस बनाते हैं और लेकर। ठीक है, तो दूसरा क्या था, अभी हमने क्या किया, अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो ये हो जाएगा ए पेन वाज गिवन टू मी बाय राम टू राइट, बाय राम टू राइट। अब इसको भी देख लो, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कहता है कि इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, तो अब ये जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा हमारा रिमेनिंग पार्ट। तो अब ये टू मी क्या बना, हमारा रिमेनिंग पार्ट। अब ये रिमेनिंग पार्ट बना तो रिमेनिंग पार्ट हमारा V3 के बाद और बाय प्लस डूअर से पहले, यही क्या, V3 के बाद और बाय प्लस डूअर से पहले रिमेनिंग पार्ट। तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन, अब देखो दो पैसिव वॉइस तो बन गए, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है। वो क्या कंफ्यूजन बनती है कि सर जी यहाँ पर तो आपने पेन से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं दिया, ये रिमेनिंग पार्ट, इस रिमेनिंग पार्ट से पहले टू क्यों दे दिया। तो बेटा यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हो ना, इसलिए। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले नो प्रपोजिशन जब पैसिव वॉइस बनाओगे, और बेटा जो इनडायरेक्ट देखो दोबारा लिख देता हूँ, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इससे पहले नो प्रपोजिशन, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा
इससे पहले या तो टू या फोर, इन दोनों में से एक प्रेपोजिशन देना पड़ेगा ज़रूरत के अकॉर्डिंग। वो ज़रूरत डिसाइड करेगी, हम जब मर्जी नहीं लगा सकते, जब मर्जी टू लगा दी, जब मर्जी फोर। ये नीड डिसाइड करती है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, सेंस डिसाइड करता है, ट्रांसलेशन डिसाइड करता है, मैसेज डिसाइड करता है कि टू लगाएं या फोर लगाएं, ये टू लगाएं या फोर लगाएं। तो बेटा अब यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो रिमेनिंग पार्ट था ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ये रिमेनिंग पार्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले नो प्रेपोजिशन, लेकिन ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू या फोर, तो यहाँ टू लगेगा, यहाँ फोर नहीं लगा सकते, यहाँ टू लगेगा, यहाँ पर फोर नहीं लगा सकते। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पर टू लगेगा, फोर नहीं लगा सकते। क्लियर है? अब एक लास्ट खुलासा, एक लास्ट कंफ्यूजन और दूर कर लीजिए, एक लास्ट कंफ्यूजन और दूर। कहता है ये एक एक्टिव वॉइस है, भाई ये एक एक्टिव वॉइस है, अब इसके दो पैसिव वॉइस है, कि ये पैसिव वॉइस है कि ये पैसिव वॉइस। अगर एग्जाम में दोनों आ जाएं तो क्या करें? तो बेटा एग्जाम में दोनों भी आ जाते हैं, तो बेटा प्रेफरेंस बेटा इसको करेंगे आप सिंगुलर स्टारर और इसको करेंगे आप डुअल स्टारर। डुअल स्टारर मतलब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, इसको प्रेफरेंस देते हैं। दोनों आ जाए तो जो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे उसको प्रेफरेंस देना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला गलत नहीं है, बस दो नैया में सवार नहीं होना, बस दो नैया में सवार नहीं होना, ठीक है? एप्रोप्रिएटनेस देखनी होती है, दोनों स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन एक उचित निकाल लेंगे तो उचित स्ट्रक्चर ज़्यादा एप्रोप्रिएट जो होगा वो ये होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है, पूरी कहानी समझ में आ गई है, आते हैं अब इधर। अगर पूरी कहानी समझ में आ गई है तो अब आते हैं इधर कि डाई ट्रांजिटिव ये आ गया, तो इसके दो पैसिव वॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो बेटा ये जैसे हमने कहा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो एक बार इसे पैसिव वॉइस बना दो, एक बार इसे सब्जेक्ट बना दो, एक बार इसे सब्जेक्ट बना दो। इसे सब्जेक्ट बनाओगे तो ये रिमेनिंग पार्ट, इसे सब्जेक्ट बनाओगे तो ये रिमेनिंग पार्ट, और इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं, इससे पहले आपको टू या फोर रखना पड़ेगा, डिपेंड करता है मीनिंग पर, ठीक है? तो देख लो, शी गिफ्टेड मी फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, शी गिफ्टेड मी फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, तो इसके दो पैसिव वॉइस ये रहे। शी गिफ्टेड मी फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, तो बेटा शी को हमने मी को आई बना दिया है ना, और फ्लावर्स जो हो गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बन गया अभी है, रिमेनिंग पार्ट बन गया। तो बेटा रिमेनिंग पार्ट को V3 के बाद बाय प्लस डूअर से पहले ऑन माई बर्थडे जो प्लेस है, सॉरी टाइम, ये टाइम है तो टाइम प्लेस रीजन बाद में ही रहते हैं। तो अब क्या करा कि फ्लावर्स वर गिफ्टेड टू मी बाय हर ऑन माय बर्थडे, तो यहाँ फ्लावर्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बना दिया उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो अब क्या हुआ, जो मी हुआ वो इनडायरेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, जिसे हम रिमेनिंग पार्ट भी कह देते हैं। तो भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पर भी टू लगेगा, तो बाय प्लस डूअर ऑन माई बर्थडे। क्लियर हो गया? ये लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, जैसे कि यहाँ पे नहीं लगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर, ठीक है? अब देखो गलती क्या हो सकती है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले शी गिफ्टेड टू फ्लावर्स है ना, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा सकता है, तो एरर हो गया। और यहाँ पे प्रेपोजिशन हटा दे कि शी फ्लावर्स वर गिफ्टेड मी, फ्लावर्स वर गिफ्टेड मी, या फिर फ्लावर्स वर गिफ्टेड फॉर मी, तो बेटा गलत हो जाएगा, यहाँ पे टू लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो गलती ऐसे दे सकता है। अगर ये बात समझ में आ गई है, अगर ये बात समझ में आ गई है, तो ये मैंने 6 सेंटेंसेस दिए हैं, तो ये सब में डबल ऑब्जेक्ट है, तो आपके इनके सभी के दो दो पैसिव वॉइस बनेंगे। ये इसके अंदर वो दोनों डाई ट्रांजिटिव एम्बी ट्रांजिटिव है, इसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सभी में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा और ये रहा, सभी में। तो इसके दो दो पैसिव वॉइस बनेंगे, इसके बनेंगे दो दो पैसिव वॉइस। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। हाँ जी, आ जाइए, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये हमारे तो प्रैक्टिस थी, अब इसके आंसर्स भी मैं देता हूँ, अब इनके आंसर्स भी मैं दे रहा हूं आपको। तो देखो एक एक के दो आंसर, एक एक के दो, सबके दो दो आंसर बनेंगे, एक एक के दो आंसर, सबके दो आंसर बनेंगे, ठीक है? सबके दो आंसर। लेकिन इसके ना, इसके हमारे 4 आंसर हैं, जो हमारा छठा ऑप्शन था ना, इसके हमारे 4 ऑप्शन ये हैं, 4 आंसर बनेंगे। इसके 4 आंसर क्यों बन रहे हैं, चलो मैं इसको भी थोड़ा सा समझा दूं। देखो इसके 4 आंसर्स बनेंगे, मतलब सबके दो दो बन रहे हैं ना, डायरेक्ट भाई सबके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं, डुअल ऑब्जेक्ट हैं, डाई ट्रांजिटिव है, तो सबके एक एक्टिव वॉइस के 2 पैसिव वॉइस बन रहे हैं सभी के। लेकिन इसके 4 बनेंगे, पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक तो ये दोनों हैं, इसकी वजह से 2। बेटा ये हु से भी तो बन रहा है, तो आपको मैंने बताया था ना हु वाला, कि हु के हमेशा 2 पैसिव वॉइस बनेंगे, या तो बाय हुम और या फिर हु करके।
तो बेटा इसके 4 पैसिव वॉइस बनेंगे, एक तो बाय हुम और हु करके, और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखकर। तो इसके 4 पैसिव वॉइस। तो बेटा 4 पैसिव वॉइस, इसके आंसर मैंने देख लिए, लेकिन पहले आप अटेम्प्ट कर लेना, पहले आप अटेम्प्ट कर लेना, सबके 2-2 आंसर। तो ये जो है ये छठे का आंसर है हमारा, ये 6th का रिप्लाई है, ये हमारा 6th का रिप्लाई है, और इसके 4 आंसर मैंने लिख रखे हैं, ABCD करके कर लेते हैं, ABCD। ठीक है बच्चे, ओके। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इन्फिनिटिव 2 + V1। देखिए पहले इन्फिनिटिव समझ लेते हैं होता है क्या है। हमने सेंटेंस बोला शी लाइक्स टू वेयर जीन्स, शी लाइक्स टू ईट पिज्जा, है ना। तो इसके अंदर देख लो, सेंटेंस में जब भी 2 वर्ब होती हैं, जब भी मेन वर्ब जो एक्शन वर्ड जो होते हैं, जब भी एक्शन वर्ड 2 होते हैं तो पहला हमेशा तो नहीं बोलूँगा, मतलब 95% मान लो ज़्यादातर, तो जो पहला एक्शन होता है वो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है, और जो दूसरा एक्शन होता है वो नॉन फाइनाइट होता है। नॉन फाइनाइट के 3 टाइप हैं, एक होता है पार्टिसिपल, दूसरा जिरंड, और तीसरा इन्फिनिटिव। कई बुक्स में उल्टा भी दिया जाता है कि पहले इन्फिनिटिव फिर पार्टिसिपल फिर जिरंड। तो आगे पीछे कर लेते हैं, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। जैसे लिखूं तो ये पहला है या ये पहला है नहीं कह सकते, बस यही है। 3 पार्ट होते हैं इन्फिनिटिव के, मान लो इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। ठीक है, तो अब हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं, तो ये नॉन फाइनाइट का हिस्सा है इन्फिनिटिव। तो इसके अंदर जो पहली वर्ब आई है ना, तो जो पहली वर्ब है लाइक्स, तो ये फाइनाइट वर्ब है, दूसरी जो है वो नॉन फाइनाइट। तो ये जो नॉन फाइनाइट है ना 2 + V1, तो इसे कहेंगे इन्फिनिटिव, इसे कहेंगे इन्फिनिटिव। समझ में आया। तो अगर इसे इन्फिनिटिव कहेंगे तो कहता है जब भी ये इन्फिनिटिव आता है ना, तो 2 + V1 इन्फिनिटिव, ये एक्टिव वॉइस होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, ये होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, और जो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ये होता है एक्टिव वॉइस। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें 2B + V3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये पैसिव वॉइस, ये समझ लो। इन्फिनिटिव का पैसिव, जैसे मैंने आपको छोटा सा पॉइंट बताया था, जब भी V4 आए, मतलब ING फॉर्म, वर्ब के साथ ING आए, जब भी वर्ब के साथ ING आए तो आप क्या करेंगे कि बीइंग + V3 का इस्तेमाल करेंगे। ये छोटी सी बात हमें दिमाग में सेट हो गई है। अगर बात करते हैं V3, अगर वर्ब की 3rd फॉर्म आए तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, वो V3 आएगा तो बीन + V3 का इस्तेमाल करना है। जब भी कोई मॉडल आ जाए भाई, जब भी कोई मॉडल आ जाए तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, B + V3। ये मतलब पैसिव वॉइस का ये छोटी छोटी जानकारियां हैं। अब एक चीज़ एडिशन कर लो इसमें, जब भी 2 + V1 आए, जब भी 2 + V1 आए तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा 2B + V3, 2B + V3। ठीक है, एक तो ये समझ लो कि 2 + V1 का ये एक्टिव वॉइस होता है, 2B + V3 पैसिव वॉइस होता है। अब एक बात, 2 + V1 का इफेक्ट हमेशा आगे की तरफ आता है। 2 + V1 का इफेक्ट मतलब ये तो V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वैसे इन्फिनिटिव नाम है तो वर्ब का ही रूप है इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट भी वर्ब का ही रूप होते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अंदर तो एक्शन है। अगर एक्शन है तो एक्शन है तो पॉसिबिलिटी है इसका इफेक्ट भी किसी पर पड़ता होगा। अगर एक्शन है तो पॉसिबिलिटी है तो इसका इफेक्ट भी किस पर पड़ता होगा। तो एक्टिव वॉइस में जैसे हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, हमने बोला कि रोहन हेल्प्स सोहन। ध्यान दीजिएगा, रोहन हेल्प्स सोहन, तो हमने पैसिव वॉइस बनाया, सोहन इज हेल्प्ड बाय रोहन, सोहन इज हेल्प्ड बाय रोहन। तो हम यही तो सीख रहे हैं क्या, कि जब एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो इसका इफेक्ट आगे की तरफ आता है। एक्टिव वॉइस का इफेक्ट, वर्ब का इफेक्ट आने वाले वर्ड पर पड़ जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस का इफेक्ट पीछे गए हुए वर्ड पर पड़ता है। तो पैसिव वॉइस का जो इफेक्ट है, जो वर्ड पहले चला गया उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यही तो कर रहे हैं कि एक्टिव वॉइस का इफेक्ट आगे की तरफ और पैसिव वॉइस का इफेक्ट पीछे की तरफ चला जाता है। यही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि 2 + V1 जो है भाई, 2 + V1 जो है ये एक्टिव वॉइस है। तो ये एक्टिव वॉइस है तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा इसके बाद वाले ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। इसका इफेक्ट 2 + V1 का इफेक्ट हमेशा बाद वाले ऑब्जेक्ट पर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, समझे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे मैं यहां लिख देता हूं कि 2B + V3। अब इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा
तो बेटा अब इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो पीछे वाले ऑब्जेक्ट पर, और अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सब्जेक्ट पर पड़ेगा, ये समझ लो पैसिव वॉइस। तो 2 + V1 का इफेक्ट आगे की तरफ, 2B + V3 का इफेक्ट पीछे की तरफ। तो पीछे या तो ऑब्जेक्ट पर, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो सब्जेक्ट पर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो सब्जेक्ट पर पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक नहीं 2 एग्जांपल लो। मैंने कहा she loves to eat chocolates, she loves to eat chocolates। तो बेटा पहले तो हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहे। तो 2 + V1 आया तो मतलब इसका इफेक्ट इस पर कि ईट क्या किया जाएगा, चॉकलेट किया जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे बोलूं she wants to be respected, she wants to be respected, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, she wants कि वो चाहती है to be + V3, तो कि she का रेस्पेक्ट किया जाए, तो मतलब इसका मतलब है रेस्पेक्ट अब she की हो रही है। she wants to be respected, वो चाहती है कि मतलब she wants to be respected, वो चाहती है कि रेस्पेक्ट की जाए, किसकी, she की। 2B + V3 का इफेक्ट पीछे की तरफ, 2 + V1 का इफेक्ट आगे की तरफ। तो मैंने कहा या तो इसका इफेक्ट जाएगा सब्जेक्ट पर, लेकिन अगर इधर ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना तो इस 2B + V3 का इफेक्ट इस पर आ जाएगा। जैसे मैंने अगर सेंटेंस बोला she wants her father to be respected, तो पता है इसका मीनिंग क्या जाएगा, इसका मीनिंग जाएगा कि she wants कि वो चाहती है कि जो उसके पापा हैं तो टू बी रेस्पेक्टेड, उनकी रेस्पेक्ट की जाए। तो अब रेस्पेक्ट किसकी की जाए, अब बताओ, रेस्पेक्ट शी की जाए या रेस्पेक्ट की जाए हर फादर की, अब आप बताओ। बताओ प्रेमलता, तो आप समझ पाएंगे। तो इस वक्त अब शी की रेस्पेक्ट नहीं है, फादर की रेस्पेक्ट है। तो मैं यही बता रहा हूं भाई, 2B + V3 का इफेक्ट पीछे की तरफ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट पर, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो फिर इफेक्ट इस पर। तो वो चाहती है कि उसके पापा की रेस्पेक्ट की जाए। वो अपनी रेस्पेक्ट की बात नहीं कर रही है, अब वो इसमें कह रही है वो चाहती है कि उसके पापा की रेस्पेक्ट हो। अपनी रेस्पेक्ट की बात करती तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। क्लियर हो गया होगा। तो 2 + V1 का इफेक्ट आगे की तरफ, 2B + V3 का इफेक्ट पीछे की तरफ। ये सभी क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर। कहता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हुआ 2 + V1, 2 + V1 इन्फिनेटिव। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये कहता है ये एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में 2 + V1, पैसिव वॉइस बनाओगे तो 2 + V1 का पैसिव वॉइस होता है 2B + V3। अब यहाँ पर यही बात कि अगर 2 + V1 लगाओगे तो इसका इफेक्ट आगे की तरफ, और 2B + V3 लगाओगे तो इसका इफेक्ट पीछे की तरफ जाएगा। अब मैंने सेंटेंस लिया, राम वांट्स श्याम टू लर्न इंग्लिश। तो देखो अब यहाँ पर बात समझेंगे, पूरी कहानी को ध्यान से समझो बेटा, पूरी कहानी को ध्यान से समझना है। ठीक है, यहां पर है ना हमारे पास दो तो डूअर हैं, एक राम, काम करने वाले दो हैं और वर्ब भी दो हैं, एक राम और एक श्याम। ये दोनों के दोनों डूअर हैं। राम ने काम किया चाहने का और श्याम ने काम किया सीखने का। तो हमारे पास दो एक्शन हैं और दो डूअर हैं। मीनिंग क्या बना, राम वांट्स, राम चाहता है श्याम टू लर्न इंग्लिश, कि श्याम अंग्रेजी सीख ले। तो राम चाहता है क्या, कि श्याम जो है सीख ले क्या, इंग्लिश को। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि राम चाहता है कि श्याम अंग्रेजी सीख ले। तो भाई सीखा क्या जाएगा, इंग्लिश। तो 2 + V1 का इफेक्ट पीछे की तरफ आ गया। ठीक है, तो अब उसने क्या करा कि राम वांट्स, तो राम वांट्स को एज इट इज रख दिया। राम वांट्स को एज इट इज क्या रखा, कि जो इंग्लिश है उसे सीख लिया जाए। तो उसने क्या करा, 2 + V1 का जो पैसिव वॉइस है, भाई 2 + V1 का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, 2B + V3, 2B + V3। अब ध्यान दे, सीखा क्या जा रहा है, इंग्लिश, तो इंग्लिश इधर है तो इसे उठाकर इधर कर दो, कर दिया कि सीखा इस पे जा रहा है। और भाई क्योंकि 2 + V1 का इफेक्ट इस पे आ रहा है तो 2B + V3। अगर आप इधर इंग्लिश नहीं रखोगे, इस इंग्लिश को इधर नहीं रखोगे, तो फिर सीखा, फिर किसे सीख लिया जाएगा, फिर तो राम को सीख लिया जाएगा। भाई राम को थोड़ी सीखना है कुछ भी, ना ही राम कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो सीखा जाए। तो पॉइंट इज, अगर अब आप यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे, इस ऑब्जेक्ट को वापस ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं रखोगे, तो इसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर आ जाएगा। इसलिए इंग्लिश को उठाकर यहां रखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या बना, तो कि भी
राम चाहता है कि श्याम जो है सीख ले इंग्लिश, तो 2 + V1 का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, 2B + V3। तो भाई 2 + V1 का इफेक्ट किस पे पड़ता है, आगे की तरफ, तो ये इंग्लिश पे पड़ रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में सेम मीनिंग देना है, तो भैया जी इस सीखा क्या जा रहा है इंग्लिश, तो इसलिए इंग्लिश को उठाकर इधर रखना पड़ेगा। 2 + V1 का इफेक्ट आगे की तरफ, 2B + V3 का इफेक्ट पीछे की तरफ। अब ये इंग्लिश सीख कौन रहा है, ये इंग्लिश कौन सीख रहा है, राम सीख रहा है या श्याम सीख रहा है। अब बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे, यहाँ पे राम को बाय राम कर देंगे। अरे भाई, राम ने चाहने का काम किया है और श्याम ने सीखने का, तो जिसने, अब पैसिव वॉइस तो इसका बना रहे हो, पैसिव वॉइस इस वर्ब का थोड़ी है, इस वर्ब का पैसिव वॉइस होता तो बाय राम लिखते, लेकिन पैसिव वॉइस तो इस वर्ब का है, इस वर्ब का पैसिव वॉइस है, तो इसका डूअर कौन है, इसका डूअर श्याम है, तो श्याम इधर है, तो बाय प्लस डूअर हो गया। आया कि नहीं आया समझ में। तो यहाँ पे ये जो सीख कौन रहा है, श्याम, श्याम सीख रहा है, तो बाय श्याम इधर हो गया। तो ये जाएगा राम वांट्स श्याम टू लर्न इंग्लिश। राम चाहता है श्याम से कि वो अंग्रेजी सीख ले, तो कहता है राम वांट्स, राम चाहता है कि इंग्लिश को सीख लिया जाए श्याम के द्वारा। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी, कौन सा शब्द कहाँ गया, क्यों गया, किस लिए गया, मीनिंग बनाना जरूरी है। फिर बता रहा हूँ, राम चाहता है कि श्याम जो है सीख ले इंग्लिश, कि राम चाहता है कि श्याम अंग्रेजी सीख ले, तो यही तो राम चाहता है कि इंग्लिश को सीख लिया जाए श्याम के द्वारा, मीनिंग आ रहा है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बेटा एक बात बताऊं, ये इसका ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है। तो उस ए पॉइंट के रिगार्डिंग मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए, उस ए पॉइंट के रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस दे दिए, तो इनका पैसिव वॉइस बनेगा। तो कहते हैं टू इंसल्ट तो टू बी इंसल्टेड, टू वियर तो टू बी वोर्न, टू पे तो टू बी पेड, टू लव टू बी लव्ड। क्लियर हो रहा है। तो लव के 2 + V1 का इफेक्ट आगे की तरफ, तो 2B + इफेक्ट का इफेक्ट पीछे की तरफ। टू इंसल्ट को टू बी इंसल्टेड करोगे तो हिम को उठाकर इधर कर देना, कर कौन रहा है, मी, तो बाय मी इधर हो जाएगा। ठीक है, अब इनके आंसर्स ये देख लोगे आप, तो इनके आंसर, इन चारों के आंसर्स ये रहे। ओके, तो ये ए पॉइंट था जैसे मैंने बताया, लेकिन पहले आप जो करेंगे क्वेश्चन करेंगे, बाद में आंसर्स देखेंगे। अब इसका बी पॉइंट, इन्फिनेटिव का ही बी पॉइंट, ये पैसिव वॉइस का सबसे आसान मतलब फॉर्मेट है। बी पॉइंट, द पैसिव वॉइस ऑफ देयर, देयर का पैसिव वॉइस, ये इसका सबसे आसान पॉइंट है। कहता है जब भी देयर से पैसिव वॉइस, देयर सेंटेंस का यूज करें और उसमें इन्फिनेटिव आ जाए 2 + V1, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, 2 + V1 को 2B + V3 कर देना, 2 + V1 को 2B + V3 कर देना, बस, और कुछ नहीं करना। तो कह रहा है देयर इज नो मोबाइल टू रिपेयर, तो ये गया इन्फिनेटिव, तो कुछ नहीं करना, देखो एज इट इज उतार दिया, देयर इज नो मोबाइल एज इट इज उतार दिया, टू रिपेयर का टू बी रिपेयर्ड, बस। 2 + V1 का पैसिव वॉइस 2B + V3। देयर इज नो मोबाइल टू रिपेयर, तो देयर इज नो मोबाइल टू बी रिपेयर्ड। ठीक है, दोनों, ये सबसे आसान है कि अगर देयर से आ जाएगा पैसिव वॉइस, इसके बाद 2 + V1 हो, देयर से सेंटेंस बने, उसके बाद 2 + V1 हो, तो कुछ मत बदलना सिवाय इसके कि 2 रिपेयर को 2B रिपेयर्ड, मतलब 2 + V1 को 2B + V3। अब ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव है, समझ लो, 2 + V1 भी इन्फिनेटिव है, 2B + V3 भी इन्फिनेटिव है, बस ये एक्टिव वॉइस का इन्फिनेटिव है, ये पैसिव वॉइस का इन्फिनेटिव है, ये एक्टिव वॉइस का इन्फिनेटिव है, ये पैसिव वॉइस का इन्फिनेटिव है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे आ जाओ, ये रहे सबसे आसान। बस टू लेट का टू बी लेट, टू वॉश का टू बी वॉश, टू परचेज का टू बी परचेज, टू रिपेयर का टू बी रिपेयर्ड, बस यही होना है, सबसे आसान यही है। तो लेकिन ये बी पॉइंट था, ये इसके आंसर्स हो गए, ये इसके आंसर्स हो गए, ये बी पॉइंट था, है ना, ये इसके आंसर्स हो गए। अब आ जाए इसका सी पॉइंट, इट इज टाइम। तो जब भी आता है इट इज टाइम, और इट इज टाइम के भी 2 तरीके हो जाते हैं, जैसे भाई इन्होंने कहा इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश बाय हार्ट, तो इसको हम ऐसे भी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज टाइम वी लर्न इंग्लिश बाय हार्ट। एक ही बात है, ये एक ही बात है, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश बाय हार्ट या इट इज टाइम वी लर्न इंग्लिश बाय हार्ट, एक ही बात है। लेकिन अगर ऐसे बोलेगा तो पैसिव वॉइस ये नहीं बनेगा, फिर कुछ और बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 + V1 तो आ ही नहीं रहा, इसमें 2 + V1 आ रहा है, तो अब 2 + V1 आ रहा है, तो हमारा ये सी टाइप हो गया इन्फिनेटिव का, ये इन्फिनेटिव का सी टाइप हो गया। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, तो अब इतना भी हम जानते हैं कि भैया जी इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, तो 2 + V3, 2 + V1 को 2B + V3 बनाओगे। इसका पैसिव वॉइस बना नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते, तो याद कीजिए मैंने लिखवाए थे 7 पॉइंट लिखवाए हैं, 7 पॉइंट, जिसके अंदर मैंने एक पॉइंट, लास्ट के 2 पॉइंट थे कि
वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव, वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव का पैसिव वॉइस नहीं बनता जब वो इक्वल टू का काम करता है मेन वर्ब। तो इट इक्वल टू का इट जो है टाइम, टाइम जो है इट, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, इसलिए इसे एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। और 2 + V1 का पैसिव वॉइस 2B + V3। मीनिंग क्या है? इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश बाय हार्ट, कि भाई ये समय है कि इंग्लिश को दिल से सीख लिया जाए। तो बेटा 2 + V1 का इफेक्ट पड़ेगा आगे की तरफ, तो क्या सीखा जा रहा है? इंग्लिश। तो भैया जी 2B + V3 का इफेक्ट पड़ेगा पीछे की तरफ। अगर मैं इस इंग्लिश को इधर नहीं लिखूंगा, भाई समझो, इस इंग्लिश को इधर नहीं लिखूंगा तो 2B + V3 का इफेक्ट तो पीछे की तरफ चला जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये गड़बड़ी तो नहीं करनी, तो क्या करना है कि भाई 2 + V1 का इफेक्ट आगे की तरफ आ रहा है, तो इस इंग्लिश को उठा के यहां रखना पड़ेगा ताकि 2B + V3 का इफेक्ट इसी पर पड़े। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश बाय हार्ट। अब बाय हार्ट क्या होता है? दिल से। ये रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट को बाद में लिख दो, बाय हार्ट, बाय हार्ट, दिल से। क्लियर है? लेकिन अब एक पॉइंट, यहाँ पे 4 कैसे आया? बस यही बात है, जब भी आप इट इज टाइम का पैसिव वॉइस बनाओगे, इट इज टाइम से पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसके बाद 4 जरूर लगाना। इट इज टाइम से पैसिव वॉइस बनाओगे तो 4 जरूर लगाना। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश बाय हार्ट, इट इज टाइम 4 जरूर लगाना है, ये इंग्लिश को बाय हार्ट। तो मैंने आपको बताया था रिमेनिंग पार्ट, जब रिमेनिंग पार्ट आता है तो या तो 2 या 4 आता है, यहाँ पे 4 ही लगेगा। जो मैंने बताया था रिमेनिंग पार्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो या तो 2 लगता है या 4 लगता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा। तो इट इज टाइम फॉर इंग्लिश, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इट इज टाइम इंग्लिश टू बी लर्न बाय हार्ट। तो इट इज टाइम फॉर इंग्लिश, की इंग्लिश के लिए टाइम है, टू बी लर्न, उसे सीख लिया जाए दिल से। तो एक बार देख लो स्ट्रक्चर को। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। देखो इनका पैसिव वॉइस बनेगा, ये आंसर है। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे आंसर नहीं करोगे। अब इसका डी पॉइंट, इन्फिनिटिव का डी पॉइंट, देखिए अब आपको कुछ बातें बताता हूं। पहले तो एक बात समझे, मैंने अभी भी एक पॉइंट बताया था आपको, जब भी मॉडल आएगा तो उसका पैसिव वॉइस में आपको B + V3 लगाना है। तो क्या बनेगा? मॉडल B + V3, मॉडल B + V3, ठीक है, ये बनाना है। एक मिनट, हाँ जी। तो देखिए अब मैंने सेंटेंस लिखा कि आई कैन सोल्व दिस सम, कहता है आई कैन सोल्व दिस सम। तो मैं ये प्रश्न हल कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, दिस सम कैन बी सोल्व बाय मी, दिस सम कैन बी सोल्ड बाय मी। तो हमने क्या किया कि भाई मॉडल + V1 का पैसिव वॉइस मॉडल + V1 का पैसिव वॉइस मॉडल B + V3 से बनेगा। मॉडल आएगा तो B + V3। इतना समझ में आ गया? चलो इतना समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट और समझो, ये जो मॉडल्स होते हैं ना, सिर्फ कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, सिर्फ यही मॉडल्स नहीं होते।
सिर्फ यही मॉडल्स नहीं होते, मॉडल्स और भी हैं, मॉडल्स और भी होते हैं। जैसे आप बी की कोई फॉर्म ले लो, जैसे इज एम आर के साथ बी की कोई फॉर्म इज एम आर, वाजवर है ना, वाजवर, चलो इन 5 को ले लेते हैं। अगर इनके साथ टू लग जाता है ना तो भी ये मॉडल ही बन जाते हैं, तो भी ये मॉडल ही होते हैं। ऐसे ही हैव की कोई फॉर्म ले लो, हम बात करते हैं हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। तो इसके साथ अगर टू लगता है, इसके साथ अगर टू लगता है तो ये भी कोई मॉडल ही होता है, ये भी मॉडल ही होता है। तो जैसे हम ऐसे बोले आई एम, चलो आगे अगले पेज पे करते हैं, देखो ये भी मॉडल है, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। तो ये भी मॉडल ही बन जाते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम टू कुक फूड नाउ, कि मुझे अब खाना पकाना है। अब मैं ऐसे कहता हूं शी हैज टू टीच देम टुडे। तो अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये M2 और ये हैज टू, ये M2 और हैज टू मॉडल है। अब मॉडल का पैसिव वॉइस क्या है भाई, मॉडल का पैसिव वॉइस क्या है, मॉडल लिखोगे ना तो उसके साथ B प्लस V3 देना पड़ेगा, सेट इट इन योर माइंड, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और पैसिव वॉइस को B प्लस V3 चाहिए। दुनिया का ऐसा कोई पैसिव वॉइस नहीं है जहां B प्लस V3 ना लगे, ठीक है। चलो अब इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, आई एम टू कुक फूड नाउ, आई एम टू कुक व्हाट, व्हाट का रिप्लाई में आ गया फूड, तो फूड को सब्जेक्ट बनाएंगे फूड, लेकिन आई के अकॉर्डिंग एम है तो फूड के अकॉर्डिंग तो इज हो जाएगा। तो M2 का क्या हो गया, इज टू, तो बन गया मॉडल। M2 का क्या बना, इज टू, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग एम तो फूड के अकॉर्डिंग इज, तो मॉडल, मॉडल के बाद B प्लस V3, तो फूड इज टू बी कुक्ड, बी कुक्ड, फूड इज टू बी कुक्ड बाय मी। अब ये नाउ टाइम है तो भैया जी टाइम प्लेस रीजन लास्ट में, क्लियर हो गया। तो फूड इज टू बी कुक्ड बाय मी नाउ। अब ये ऐसे ही यहाँ जाओ, शी हैज टू टीच, टीच हुम, हुम के आंसर में आ गया देम, तो देम को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो ये बन गया दे, तो दे। तो भाई शी के अकॉर्डिंग हैज है तो दे के अकॉर्डिंग हैव हो जाएगा। तो हैव टू, तो हैव टू जो हुआ ये क्या बना, ये मॉडल है। हैव टू क्या बना भाई, हैव टू मॉडल हो गया है ना। अगर हैव टू मॉडल हो गया तो इसके बाद मॉडल के बाद B प्लस V3 देना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर कुक का बी कुक्ड हुआ, ऐसे टीच का बी टॉट हो जाएगा। क्या बनेगा, दे हैव टू बी टॉट, दे हैव टू बी टॉट बाय हर टुडे। हाँ जी, एक्टिव वॉइस इट इज पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इट इज पैसिव वॉइस। उम्मीद कर रहा हूं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहां तक। अब जो मैं इस ग्रीन कलर से लिख रहा हूं वो देख लेना, अब जो ग्रीन कलर से लिख रहा हूं वो देख लेना, क्योंकि ये मैंने कहा ये डी पॉइंट है, किसका, इन्फिनेटिव का डी पॉइंट। एक जगह जाने के कई रास्ते होते हैं। अब या तो आप इसे मॉडल के तरीके से समझ लो या इन्फिनेटिव के तरीके से समझ लो। तो अब जरा इधर चेक करना, जो मैं ग्रीन में बोल रहा हूं, अब देखना टू कुक इन्फिनेटिव है कि नहीं, टू कुक इन्फिनेटिव होता है। तो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनेगा कि टू बी प्लस V3, तो ये टू बी कुक्ड है कि नहीं। टू टीच इन्फिनेटिव है तो 2 प्लस V1 का पैसिव वॉइस 2B प्लस V3, तो यहाँ पर देखो ना ये 2B प्लस V3 बना कि नहीं बना, चेक कर लो। तो चाहे मॉडल के तरीके से बना लो और चाहे इनका तरीका ले लो इन्फिनेटिव का। ये बात आग पे समझ में आ चुकी होगी बढ़िया से। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बेटा अब इस बात को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी कि मॉडल प्लस V1 कहता है, मॉडल प्लस V1 का पैसिव वॉइस जो बनता है मॉडल B प्लस V3। अब कहता है B की कोई फॉर्म के बाद टू लगे या हैव की किसी फॉर्म के साथ टू लगे तो वो मॉडल बन जाता है। जैसे इज टू, एम टू, आर टू या वाज टू, वर टू, ऐसी हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। तो ये क्या बने, ये मॉडल है, ये मॉडल है। तो हमने यही किया कि आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है, तो M2 जो हुआ मॉडल है, मॉडल है और इसके बाद V1। तो इसका पैसिव वॉइस तो भैया जी इज टू मॉडल हुआ,
इज टू मॉडल हुआ तो उसके बाद बी प्लस वी थ्री की मॉडल के बाद बी प्लस वी थ्री की मॉडल के बाद बी प्लस वी थ्री। तो आई एम टू लर्न इंग्लिश तो क्या बना, इंग्लिश इज टू बी लर्नड बाय मी। बन गया ये, बिल्कुल बिल्कुल बन गया। अब मैं ये कह रहा हूँ इसको अभी मॉडल के नजरिए से देखा, अभी से इन्फिनेटिव के नजरिए से देख लो कि 2 प्लस वी वन जो है उसका पैसिव वॉइस बनता है 2b प्लस वी थ्री। तो 2 प्लस वी वन का इफेक्ट आगे की तरफ तो 2b प्लस वी थ्री का इफेक्ट पीछे की तरफ। तो आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश इज टू बी लर्न, इंग्लिश को सीखा जाना है बाय मी, मेरे द्वारा। बात तो एक है, यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना ही होगा। तो ये हैव टू क्या हुआ, मॉडल। मॉडल के बाद एक्टिव वॉइस में V1 आता है, पैसिव वॉइस बनाओगे तो भैया जी मॉडल के बाद आपको B प्लस V3 लगाना पड़ेगा। तब या तो ऐसे कर लो और या फिर आप इन्फिनेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो 2 प्लस V1। तो 2 प्लस V1 की बोलना क्या है सच कि बता 2 प्लस V1 इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा 2B प्लस V3 बन गया। तो एक्टिव वॉइस का इफेक्ट किस पर पड़ता है, आने वाले ऑब्जेक्ट पर, पैसिव वॉइस का इफेक्ट किस पर पड़ता है, पीछे वाले ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पर। तो यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना ही होगा। द ट्रूथ हैज टू बी स्पोकन बाय यू, सच को तुम्हारे द्वारा बोला जाना ही होगा। उम्मीद कर रहा हूँ बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बेटा ये इसकी प्रैक्टिस है। सबके अंदर भैया वाज टू, वर टू, हैज़ टू, यूज टू, ओट टू, तो सबके अंदर टू आ रहा है, मॉडल प्लस V1। क्लियर है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये इसकी आंसर कीज, ये इसकी आंसर कीज। ठीक है। अब ये इम्पेरेटिव इसका लास्ट पॉइंट बचा है, इम्पेरेटिव इसका लास्ट पॉइंट है, इसे और देख लो। ठीक है, इम्पेरेटिव लास्ट पॉइंट है पैसिव वॉइस का, ध्यान दे। फिर इसके बाद हम ब्लैंक्स, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसिव वॉइस के ये शुरू करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। हाँ जी, देखें इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हुआ, इसे हटा देना, ये कुछ नहीं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सेकंड पर्सन इम्पेरेटिव और फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन इम्पेरेटिव। तो पर्सन हमारे पास तीन ही है, ये पहले तो पर्सन समझ लें फिर इम्पेरेटिव समझ लें, दो बातें समझनी है। इम्पेरेटिव क्या होता है, पर्सन क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर करते हैं, कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, सिट हियर, डू नॉट सिट हियर, है ना। तो नेवर टेल ए लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो लेट मी गो, लेट देम गो, लेट मी स्टडी, लेट देम स्टडी। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने बोले जितने भी सारे इम्पेरेटिव जो रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस इन सबको बताते हैं। अब ये डिपेंड करते हैं तीन टाइप के पर्सन्स पर। अब पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये कहता है फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, आई और वी, जो स्पीकर बोलने वाला, आई और वी है ना। और सेकंड पर्सन को होते हैं यू, ये होता है लिसनर। और बेटा थर्ड पर्सन जनरली कहते तो इन तीनों को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन होता है, विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है, जिसके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन है। बस ये समझ लो इन तीनों को छोड़कर दुनिया का हर वर्ड थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, अब इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे डिसाइड करें, जैसे इसने बोला इंपेरेटिव सेंटेंस तीन पार्ट में डिवाइड है, सेकंड पर्सन इंपेरेटिव, फर्स्ट पर्सन इंपेरेटिव, थर्ड पर्सन इंपेरेटिव। इसको पहले मैं यही समझाता हूँ। अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन मतलब यू काम कर रहा है, अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन काम कर रहा है तो वो सेकंड पर्सन इंपेरेटिव है। सेंटेंस में फर्स्ट या थर्ड पर्सन काम कर रहे हैं, सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन काम कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन इंपेरेटिव, सेंटेंस में थर्ड पर्सन काम कर रहा है तो थर्ड पर्सन इंपेरेटिव, दैट्स इट। सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन काम कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन इंपेरेटिव, सेंटेंस में एक्शन सेकंड पर्सन कर रहा है तो सेकंड पर्सन इंपेरेटिव, और एक्शन अगर थर्ड पर्सन कर रहा है तो थर्ड पर्सन इंपेरेटिव, दैट्स इट। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर पहले इंपेरेटिव डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई कौन सा इंपेरेटिव है, क्योंकि ये बात समझ, जब तक आपको एक्टिव वॉइस समझ में नहीं आएगा तब तक पैसिव वॉइस नहीं कर पाओगे। तो पहले एक्टिव वॉइस को ढंग से समझ लीजिए। तो क्या कहता है, ओपन द डोर। मैंने यहाँ पर बात किया ओपन द डोर, तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, ओपन कौन करेगा। तो ऑब्वियस मैं अगर किसी कहता हूँ क्या दरवाजा खोल दो, तो ऑब्वियस मैं स्पीकर हुआ, मैं बोल रहा हूँ, जिससे मैंने बोला वो लिसनर हुआ, तो जिससे बोल रहा हूँ वही खोलेगा। तो मैं बोल किससे रहा हूँ, यू से। तो यहाँ पे यू, तो मैंने ओपन द डोर किससे बोला कि दरवाजा खोल दो, जो सामने खड़ा हुआ है वो सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन दरवाजा खोलेगा, तो ये सेकंड पर्सन इंपेरेटिव हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे तो लेट मी गो। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब में यू छुपा हुआ होता है, सब में यू छुपा हुआ होता है, लेकिन ओपन यहाँ पर ये यू कर रहा है, लेकिन इसमें देखो लेट मी गो ना हो कि मुझे जाने दो, लेकिन मुझे जाने दो, अब ये जाने का काम कौन करेगा, ये मी करेगा। तो मी कौन हुआ, फर्स्ट पर्सन, इसलिए फर्स्ट पर्सन इंपेरेटिव। यहाँ पे ओपन कौन कर रहा है, यू, तो यू कौन हुआ, सेकंड पर्सन, तो इसलिए सेकंड पर्सन इंपेरेटिव। मैं कहता हूँ कि तुम लेट देम पार्क हियर, मतलब हम यू लिखते नहीं है, ये छुपा हुआ होता है, बस मैंने वैसे बताने के लिए लिखा है, ये हिडन होता है। ये तीनों जो यू हैं ये यू हिडन है, ये तो मैंने आपको बताया ये हिडन है, मतलब होते हैं लेकिन छुपे हुए, लिखते नहीं है हम।
बात होती है। तो हम सीधा सीधा बोलते हैं ओपन द डोर, सीधे सीधे बोलते हैं लेट मी गो नाउ, सीधे सीधे बोलते हैं लेट देम पार्क हियर। बट यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? यू, सेकंड पर्सन कर रहा है, इसलिए सेकंड पर्सन। मैं कह रहा हूँ लेट मी गो नाउ, मुझे जाने दो, तो जाने का काम कौन कर रहा है? मी फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए फर्स्ट पर्सन इंपेरेटिव। यहाँ पे कहता हूँ लेट देम पार्क हियर, उन्हें गाड़ी यहाँ पार्क करने दो, तो पार्क करने का काम कौन कर रहे हैं? देम, तो देम कौन होते हैं? थर्ड पर्सन, इसलिए थर्ड पर्सन इंपेरेटिव। ठीक है, तो आपको अगर ये पर्सन समझ में आ गए हैं तो आगे की कहानी समझ में आ जाएगी। अगर ये पर्सन समझ में आ गए हैं तो आगे की कहानी समझ में आ जाएगी। तो जरा देखें, इस कहानी को भी समझते हैं। तो अब कहता है हाउ टू मेक पैसिव वॉइस। अब अगर एक्टिव वॉइस समझ में आ गया तो पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में आ गया टाइप 1, पैसिव वॉइस में आ गया टाइप 1। अब इस टाइप 1 को ध्यान से समझे, है ना, इसके 4 टाइप्स को ध्यान से समझे। और इंपेरेटिव सेंटेंस के एक सेंटेंस का मतलब एक एक्टिव वॉइस के 4 पैसिव वॉइस बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे ध्यान दीजिएगा। पहला टाइप कहता है ऑल टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ऑल टाइप्स, हर बस इंपेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, ये इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस बना देता। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ टाइप 1 ही इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस बना देता है। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पैसिव वॉइस, देखो B+V3 पैसिव वॉइस अपने आप बना लेता है, यू आर रिक्वेस्टेड, तो उसके अंदर यू अपने आप ही ले लेता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यू को एज ए सब्जेक्ट ले लेता है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत नहीं है। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जहां भाई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वहां पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत होती है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर यू को सब्जेक्ट बना दिया गया मीनिंग के अकॉर्डिंग, कि भाई तुमसे प्रार्थना की जाती है, तुमसे रिक्वेस्ट की जाती है, तुमसे एडवाइस किया जाता है, तुमसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तुम्हें मना किया जाता है। तो क्या कहता है? ऑल टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस इससे बन जाते हैं। मतलब इंपेरेटिव का चाहे ट्रांजिटिव चाहे इंट्रांजिटिव, भाई कोई भी पैसिव कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो इस दुनिया का, इससे बन ही जाएगा, इससे हर कोई बनेगा। कोई दुनिया का ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है जो इससे पैसिव वॉइस ना बने। ठीक है, चलो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? शुरू में ही हम ये लिख देते हैं, कोई भी सेंटेंस आएगा, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस बोल दो, कोई भी, तो उसको बनाने से पहले शुरू में ये लिख दो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज, यू आर इंस्ट्रक्टेड, यू आर फॉरबिडन, शुरू में लिख दो। फिर कहता है कि जो दूसरा सेंटेंस आता है, तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इनके बाद 2+V1 लगाकर बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिख दो। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इनके बाद नोट टू लगाकर V1 लगाओ और फिर बाद में रिमेनिंग पार्ट लिख दो। ठीक है, एक मैं यहां बना देता हूं, आपके लिए एक बना देता हूं, यहीं की ही ध्यान दें। जैसा भी अभी हमने कहा था ओपन द डोर, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओपन द डोर। तो यहाँ पे जनरली सेंस क्या आ रहा है? ऑर्डर का आ रहा है। रिक्वेस्ट भी हो सकता है, प्लीज लगा दो, रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो फिलहाल आप ऑर्डर का सेंस ले लो, तो हम डायरेक्टली ऑर्डर लिख देंगे इस सेंटेंस को। ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो सीधा सीधा यूं लिख दो, यू आर ऑर्डर्ड, कि तुम्हें ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब 2+V1 लगा दो, तो दोनों को जोड़ने के लिए 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गया ओपन, और बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज कुछ भी हो, ओपन द डोर। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना? इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस क्या बना? ओपन द डोर का यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। क्लियर हो गया? और अगर ये नेगेटिव होता, डू नॉट ओपन द डोर, कि डू नॉट ओपन द डोर, ये नेगेटिव होता, तो हम डू नोट को किस में चेंज करते हैं? नोट टू में। ये समझ लो, डू नोट को नोट टू में। तो अब यहाँ पे कि डू नॉट ओपन द डोर, तो इस डू नोट को सपोर्ट करने के लिए तो नोट टू ओपन द डोर, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता कि इधर नोट लगाना पड़ता, नोट टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू ओपन द डोर। क्लियर हो गया? डू नोट को नोट टू में। लेकिन उसने ये बोला जब भी सेंटेंस डू नोट से बनेगा, ये समझ लो, जब भी सेंटेंस डू नोट से बनेगा उसके 2 पैसिव वॉइस होंगे। एक तो डू नोट से बनेगा, एक तो नोट टू में चेंज करो, और एक फॉरबिडन में। फॉरबिडन डिपेंड करता है, फॉरबिड या फॉरबिडन, ये सेकंड फॉर्म होती है, फॉरबिडन होती है थर्ड फॉर्म। इसके 2 पैसिव वॉइस बनेंगे। जब भी डू नोट आएगा हमेशा 2 पैसिव वॉइस बनेंगे। तो देखो यहाँ पे यू आर फॉरबिडन लिखा, तो भाई यहाँ पे डू नोट आया, एक पैसिव वॉइस तो ये बन गया कि नोट टू से, एक पैसिव बन गया ये एक नोट टू से। अब इसका डू नॉट ओपन द डोर, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन। अब फॉरबिडन का अगर मैं शाब्दिक अर्थ लूँ तो क्या होता है? मना करना। तो जब फॉरबिडन का मतलब शाब्दिक अर्थ, इसका मतलब मना करना है, तो अब इसका मतलब अपने आप में मना करना है, तो ये सेमी नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब अपने आप में मना करना है, तो ये सेमी नेगेटिव वर्ड है। अगर ये सेमी नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ तो नोट नहीं लग पाएगा ना भाई। क्या आप फॉरबिडन भी लगाओगे और नोट टू भी लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा? आप फॉरबिडन भी लगाओगे, नोट टू भी लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो फिर आपको क्या करना है, ये स्टार इसीलिए लगाया गया कि भाई फोरबिडन आएगा तो उसके साथ आप ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे कि फोरबिडन आने पर नोट नहीं लगेगा, तो या तो डू नोट से लगाओ या फोरबिडन आने पर नोट हटा दो, तो ये बन जाएगा यू आर फोरबिडन। तो ऑर्डर्ड की जगह कर दिया फोरबिडन, अब नोट नहीं लगा पाओगे, यू आर फोरबिडन टू ओपन द डोर। तो डू नोट को हमेशा दो तरीके से, नेवर को नहीं, मैंने नेवर नहीं बोला, ये कॉन्सेप्ट नेवर पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये नेवर पे अप्लाई नहीं होगा, ये डू नोट पे अप्लाई होगा, ठीक है। डू नोट और नेवर में फर्क है। तो मैं कहता हूं भाई डू नोट स्लीप, डू नोट स्लीप का मतलब है कि मतलब ये पर्टिकुलर मोमेंट पे कह रहा है, पर्टिकुलर मोमेंट पे मत सो, यार मैं कोई मेरे सामने बैठा यार डू नोट स्लीप, यार मत सो, यार मेरे को पढ़ाते समय नींद आएगी, मत सो यहाँ पर। अब मैं बोलूँ उसको नेवर स्लीप, यार नेवर स्लीप तो नहीं बोल पाऊंगा ना, नेवर स्लीप का तो मतलब होगा कभी सोना ही मत। तो भाई डू नोट और नेवर में फर्क है, तो ये कॉन्सेप्ट डू नोट पर अप्लाई है, नेवर पर नहीं। मैं किसी से कह सकता हूँ डू नोट स्पिट, कि भाई यहाँ बैठ के भाई यहाँ पे मत थूक, मैं ऐसे नहीं कह सकता ना नेवर स्पिट, क्लियर हुआ कि नहीं। डू नोट सिट बोल सकता हूँ, नेवर सिट नहीं बोल सकता, क्लियर हुआ। तो पॉइंट इज डू नोट और नेवर के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने डू नोट पे बताया, नेवर पे नहीं, नेवर का एक ही पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। अभी आएंगे एग्जांपल भी, तो ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया बेटा। ये तो ये क्या था, ये था टाइप 1, तो इसके मैंने एग्जांपल्स ये दे दिए और इन एग्जांपल्स को मैंने सोल्व भी किया है। जैसे ओपन द डोर, तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखो फॉरबिडन इज ए सेमी नेगेटिव वर्ड, तो इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बना सकते नेगेटिव वाले को, डू नोट को। ओपन द डोर, तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ये मैंने करवा दिया। डू नोट लेट देम पार्क है, उन्हें गाड़ी मत यहाँ पार्क करने दो। जब भी डू नोट आएगा दो बनेंगे, एक तो सेंस के अकॉर्डिंग नोट टू लगाओ, और दूसरा फॉरबिडन हटाओगे लगाओगे तो नोट नहीं लगा पाओगे, एरर हो जाएगा। यही ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आती है चीज़ें। तो डू नॉट लेट देम पार्क हियर, तो यू आर इंस्ट्रक्टेड, क्योंकि जैसे हमने किसी अपने गार्ड को कह दिया भाई यहाँ पे गाड़ी मत खड़ी करने देना, तो मतलब किसी और को, किसको, देम को। तो ये क्या बना, ये बना हमारा क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन इंपेरेटिव है वैसे, लेकिन मैंने क्या बताया, फर्स्ट टाइप में हर टाइप का पैसिव वॉइस बनता है, फर्स्ट टाइप में हर टाइप का पैसिव वॉइस बनता है, चाहे फर्स्ट पर्सन, चाहे सेकंड पर्सन, चाहे थर्ड पर्सन, हर टाइप का बनेगा। तो इसके दो पैसिव वॉइस समझ में आ गए होंगे। डू नॉट लेट देम पार्क हियर, तो यू आर इंस्ट्रक्टेड, तो डू नॉट को चेंज कर दिया नोट टू में, और बेटा बाकी एज इट इज लेट देम पार्क हियर, तो लेट देम पार्क हियर, बाद की रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिख दो। और अब यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्टेड की जगह फॉरबिडन किया, तो ये सेमी नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ से नोट हट गया, बस यहाँ से नोट हट गया, बाकी टू लेट देम पार्क हियर, टू लेट देम पार्क हियर एज इट इज। अब देखो ये आ गया, नेवर अब्यूज एनीबॉडी, किसी को कभी गाली मत दो, हम ऐसे कह सकते हैं किसी को गाली मत दो, नेवर अब्यूज ये हो सकता है, लेकिन इसके दो नहीं बनेंगे, इसके एक ही बनेगा। तो यू आर ऑर्डर्ड या यू एडवाइज, ये दोनों हो सकते हैं। भाई छोटा बच्चा हमारे घर का बच्चा है कि ओए ऑर्डर करके गाली नहीं देगा तो किसी को, लेकिन पड़ोस का बच्चा है तो उसे ऑर्डर नहीं कर सकते ना, उसे भाई गाली मत दिया, अगर उसे एडवाइस देंगे। तो इस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा नेवर अब्यूज एनीबॉडी की एडवाइस है या ऑर्डर है, तो फिर ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड। नेवर टू अब्यूज अदर्स, तो अब ध्यान देना, नेवर टू अब्यूज अदर्स। अब आप ऐसे नहीं कह सकते टू नेवर अब्यूज अदर, आप ऐसे नहीं कह पाओगे टू नेवर अब्यूज अदर्स। क्यों नहीं कह पाएंगे भाई, ऐसे क्यों नहीं कह पाएंगे, तो ऐसा इसलिए नहीं कह पाएंगे, ऐसा इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव अभी हमने किया था 2 + V1, तो बेटा इन्फिनेटिव को हम कभी स्प्लिट नहीं करते, स्पोकन में कर देते हैं, जब इंग्लिश बोलते तो कर देते हैं। बहुत से एक्टर्स या मिनिस्टर्स को आप इंग्लिश में बात करते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कर दिया ब्रेक। इंग्लिश मूवीज देख रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर दिया, लेकिन ग्रामर ये कहता है इन्फिनेटिव को स्प्लिट मत करना, 2 + V1 के बीच में कभी कुछ मत लगाना। तो यहाँ पर 2 + V1 के बीच में नेवर आ गया जो गड़बड़ है, तो इसलिए आपको क्या करना है, नेवर इधर लगकर 2 + V1, आपको ये इन्फिनेटिव को ब्रेक नहीं करना, इन्फिनेटिव को ब्रेक नहीं करना। तो इसी बात को हमने आगे बता दिया, समझ रहे। और नेवर का एक ही बनेगा, नेवर का एक ही बनेगा, डू नोट के दो बनेंगे, ठीक है। इस बात को हमने आगे भी बताया, इस बात को हमने और क्लियर कर दिया और थोड़ा इस पर तरजीह दे दी कि डू नॉट स्प्लिट इन्फिनेटिव, कि 2 + V1 को इन्फिनेटिव को तोड़ते नहीं है। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो हमने कह दिया यू आर एडवाइज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया कि यहाँ पे टू और स्पीक ये इन्फिनेटिव है, इनके बीच में ऑलवेज लगा दिया, गड़बड़ हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 2 को उठाकर इधर कर दो, आप उठा 2 को उठाकर इधर कर दो, तो क्या बना, टू स्पीक, तो यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ। और ये वर्ब है तो वर्ब से पहले ऑलवेज लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप ऑलवेज को बाद में भी लगाओगे, वो स्पोकन का केस है। मतलब ऐसे यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, आप ऐसे कह सकते हो, तो वो स्पोकन में ठीक होगा, वो स्पोकन में ठीक होगा, लेकिन रिटन के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि ये एडवर्ब है, ऑलवेज टाइम को बता रहा है, तो टाइम है तो एडवर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब वर्ब को डिफाइन कर रहा है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ रहेगा तो ज्यादा अच्छा है।
ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ता है, कहता प्लीज, ये इन्फिनेटिव समझ में आ गया होगा, इसकी बात कहानी खत्म। आगे कहता प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो प्लीज क्या बता रहा है, प्लीज और काइंडली क्या होते हैं, ये किसको बताते हैं, रिक्वेस्ट को। प्लीज और काइंडली रिक्वेस्ट को। तो जब हम प्लीज और काइंडली देखकर रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं तो दोबारा से प्लीज या काइंडली मत लिख देना। ये समझ लो, सेंटेंस में आप प्लीज या काइंडली भी लिख दो, इन दोनों में से एक भी लिख दो, और इसके साथ साथ रिक्वेस्टेड भी लिख दो, तो भाई ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे भी बोला था ना, फॉरबिडन के साथ नोट नहीं आएगा। जैसे भी बोला फॉरबिडन के साथ नोट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि फॉरबिडन के अंदर नोट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फॉरबिडन भी लगाओगे, नोट भी लगाओगे, तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। एक ही बात को दो बार नहीं बता सकते, एक ही बात को दो बार मना नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यहां पर भी एक ही बात, जब रिक्वेस्ट से हमने बता दिया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज से दोबारा या काइंडली से दोबारा रिक्वेस्ट क्यों करेंगे, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो इसके आने पर इन दोनों को हटाएंगे। तो भाई प्लीज और काइंडली से पता चला कि ये सेंटेंस जो है, पानी जो मंगा रहा है वो रिक्वेस्ट है, तो इसलिए हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया। अब रिक्वेस्टेड लिख दिया तो प्लीज या काइंडली का कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो सेंटेंस के सेंस से पता चला कि ये रिक्वेस्ट है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, तो यू आर रिक्वेस्टेड अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो टू और V1, और बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मी ए ग्लास ऑफ वाटर एज इट इज। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अगर टाइप 1 क्लियर है, अगर टाइप 1 क्लियर है तो उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज चेक कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। टाइप 1 क्लियर है तो उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये रहे आंसर्स। जिसके 2 बन रहे हैं उसके 2 बना रखे हैं, आप भी वही बनाना। जिसके 1 बन रहा है उसका 1 बना रखा है। जो दिक्कत होगी वो मेरे से आप पूछ लेना। यू आर एडवाइज्ड, ये हो गया यहां तक, इसके आंसर्स हो गए सारे। अभी आ गया टाइप 2। टाइप 2 जो कहता है, टाइप 2 क्या कहता है, टाइप 2 कहता है ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, कि ये किसका पैसिव वॉइस बनाएगा, जो इंपेरेटिव सेंटेंस के ट्रांजिटिव वर्ब होंगी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये सिर्फ उन्हीं का पैसिव वॉइस बनाएगा जिनके अंदर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं ना, मैंने एक सेंटेंस बोला कि एक सेंटेंस बोल दिया हेल्प, कि भाई मदद कर दो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, तो फर्स्ट टाइप से बन जाएगा। ये इससे नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेकंड टाइप में। हाँ, मैं ऐसे बोल दूं हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प हिम, हेल्प देम, अब ऑब्जेक्ट आ गया तो ये इससे बन जाएगा। लेकिन ये दोनों के दोनों ऊपर वाले से ही बन जाएंगे। मतलब फर्स्ट टाइप से तो हर कोई बनेगा, फर्स्ट टाइप से तो हर कोई बनेगा। समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट टाइप से तो हर कोई बनेगा, ठीक है। तो और सेकंड टाइप से सिर्फ वो जिनके अंदर वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कहता है सिर्फ ये टाइप 2 सिर्फ उन्हीं का बनाएगा जिसके अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, और टाइप 2 जो होता है वो लेट से शुरू होते हैं। समझ लो, जब भी टाइप 2 की बात करूं कि समझ लो कि वो लेट से शुरू होंगे। तो देखो उनका कॉन्सेप्ट ये रहा, उनका जो सीक्वेंस है। जब भी कोई सेंटेंस आता है, जैसे सेंटेंस आ गया हेल्प मी, मैंने अभी भी बोला हेल्प मी, इधर लिख देता हूं मैं हेल्प मी, और आपको सेकंड टाइप से बनाना है तो आपको लेट अपने आप लगाना पड़ेगा। ये समझ लो, सेकंड टाइप से सेंटेंस आ गया, लेट लगाना पड़ेगा, तो कहते हैं लेट। अब कहते हैं देखो इसे ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है। जो व्हाट और हुम के आंसर में, व्हाट और हुम का आंसर जो होता है वो आप इस लेट के बाद दोगे। तो ये लेट आ गया, तो यहाँ पे कहता है हेल्प हुम, तो हुम का रिप्लाई में ये है, तो लेट मी, कहता है लेट मी। अब बेटा दुनिया का ऐसा कोई पैसिव वॉइस नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई पैसिव वॉइस नहीं है जहां पर, ये जरा दे, दुनिया का ऐसा कोई पैसिव वॉइस नहीं है जहां पर B+V3 ना हो। तो भैया B+V3 तो देना पड़ेगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा बी हेल्प्ड, कि लेट मी बी हेल्प्ड, पैसिव वॉइस। भाई लेट तो लगे, सेकंड टाइप से बना रहे हो लेट लगेगा, उसके बाद उसे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए, ऑब्जेक्ट वो चाहिए जो व्हाट और हुम का रिप्लाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद B+V3, तो दुनिया का ऐसा कोई पैसिव वॉइस बना रहे हो और B+V3 ना हो, इम्पॉसिबल, तो फिर बना दिया B+V3, ये B+V3। अब क्या कहता है बाय प्लस डूअर, तो ये बाय प्लस डूअर जो होता है ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल क्यों होता है? अगर एक्टिव वॉइस में डूअर विजिबल है, अगर एक्टिव वॉइस में डूअर दे रखा है तो आप पैसिव वॉइस में बाय प्लस डूअर लिखो, और अगर एक्टिव वॉइस में नहीं दे रखा तो आप पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे।
तो इसके अंदर आपने देखा हेल्प मी, तो हेल्प कौन करेगा? यू। तो ये जो यू है ना वो इनविजिबल है, वो गायब है, नजर नहीं आ रहा है, तो यहां पर भी नहीं लिखोगे। तो ये हो जाएगा हेल्प मी का लेट मी बी हेल्प्ड बाय प्लस डूअर नहीं लिखोगे, क्योंकि बाय प्लस डूअर ऑप्शनल है। देख लो एक और देता हूं एग्जांपल, ठीक है ना, एक और एग्जांपल दो। मैंने एक सेंटेंस लिखा लेट हिम प्ले चेस, ये एक्टिव वॉइस है, लेट हिम प्ले चेस, क्योंकि अब चेस कौन प्ले कर रहा है? हिम, तो ये थर्ड पर्सन इंपेरेटिव है कि नहीं? तो भाई अब जो सेकंड टाइप है वो लेट से शुरू होता है, तो हमने यहां से ले लिया, यहां पर ले लिया लेट, लेकिन ये लेट एक्टिव वॉइस का, ये लेट एक्टिव वॉइस की बात कर रहा है क्योंकि इसके अंदर V1 आया, और भाई ये जो लेट है ये पैसिव वॉइस की बात कर रहा है क्योंकि इसे B + V3 लेगा, ठीक है, तो यहां पर भी लेट लगेगा। तो अब आगे हमारा लेट, लेट के बाद आ गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो व्हाट और हुम का रिप्लाई हो, तो यहाँ पे प्ले व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हो गया चेस, तो सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही क्या कहते हैं इधर लेकर आओगे, ये ऑब्जेक्ट इधर भी आकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेट चेस, तो क्या बना? लेट चेस। पैसिव वॉइस बनाना है तो B + V3, लेट चेस बी प्लेड, लेट चेस बी प्लेड, क्या बना? लेट चेस बी प्लेड। अब बाय प्लस डूअर खेलेगा कौन? तो भाई अब एक्टिव वॉइस जो है, इस एक्टिव वॉइस के अंदर प्ले कौन करेगा? हिम, तो ये डूअर है कि नहीं? पैसिव वॉइस में ये हिम डूअर है कि नहीं? तो इसके अंदर विजिबल है, लेकिन इसके अंदर इस एक्टिव वॉइस में हेल्प कौन करेगा? तो जो यू हेल्प कर रहा है वो छुपा हुआ है, तो ये सेकंड पर्सन इंपेरेटिव है, ये हमारा थर्ड पर्सन इंपेरेटिव है। सेकंड पर्सन इंपेरेटिव में सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, और फर्स्ट और थर्ड पर्सन इंपेरेटिव में ये विजिबल होता है। तो अगर विजिबल है तो बाय प्लस डूअर लगेगा, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बाय हिम, तो ये जो हिम है इधर आ जाएगा बाय हिम पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बेटा अब ये सेकंड टाइप के पैसिव वॉइस तब बनेंगे जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा, जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। अब बाकी हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो ये फर्स्ट टाइप से ही बन सकता है। लेट हिम प्ले चेस, लेट हिम प्ले चेस, उसे चेस खेलने दो, तो यू आर इंस्ट्रक्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज टू लेट हिम प्ले चेस, तो फर्स्ट टाइप से तो हर कोई बनेगा, फर्स्ट टाइप से तो हर कोई बनेगा। अब ये सेकंड टाइप से भी बनेंगे क्योंकि इनके अंदर ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव की बात पर, इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा नेगेटिव की बात पर। ये जो ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल इधर है, बाय प्लस डूअर, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, बाय प्लस डूअर ऑप्शनल। अब आते हैं नेगेटिव की बात पर, तो समझ लो सेकंड टाइप में, फर्स्ट टाइप जो था उसके अंदर हम डू नोट को नोट टू में चेंज करते थे, सेकंड टाइप में डू नोट को नोट टू में चेंज करते थे, लेकिन ये जो हमारा सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में डू नोट को हम जो चेंज करते हैं वो लेट नोट में चेंज करते हैं। ये समझ लो, डू नोट आएगा तो आपको लेट नोट चेंज करना पड़ेगा, बस इतना फर्क है। डू नोट आएगा तो लेट नोट, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ये ऑब्जेक्ट जो व्हाट और हुम का रिप्लाई होगा, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस जो होता है उसमें B + V3 आता है और बाय प्लस डूअर ऑप्शनल। अगर एक्टिव वॉइस में आपको डूअर दे रखा है तो आप बाय प्लस डूअर लिखेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में नहीं दे रखा तो बाय प्लस डूअर नहीं लिखेंगे, बस डू नोट को लेट नोट में चेंज करेंगे। जैसे था हेल्प मी, तो सेंटेंस हम बनाते हैं डू नॉट हेल्प मी, डू नॉट हेल्प मी, तो ये क्या बन जाएगा? लेट नॉट मी बी हेल्प्ड। अब ये मत करना लेट मी नॉट बी हेल्प्ड, ये गलत हो जाएगा, लेट नॉट मी बी हेल्प्ड। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा? अगर ये समझ में आ गया है, अफर्मेटिव नेगेटिव, तो देखो ये हमने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको समझा भी दिए, और कुछ एग्जांपल मैंने सोल्ड दे रखे हैं। ध्यान दें, रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, तो बेटा रीड व्हाट? तो एन इंग्लिश न्यूज़पेपर है ना, एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये क्या हुआ? ये हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड के रिप्लाई में। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो अभी सेकंड टाइप से बनाना है तो लेट से बनेगा, तो व्हाट और हुम का रिप्लाई जो होता है वो उसके बाद आ जाता है। पैसिव वॉइस बनाना है तो B + V3, बाकी रिमेनिंग पार्ट मतलब बाय प्लस डूअर आप लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पर रीड कौन करेगा? यू, वो छुपा हुआ है, ये सेकंड पर्सन इंपेरेटिव है, छुपा हुआ है। क्लियर हो गया? अब डेली, ये टाइम है, टाइम, प्लेस और रीजन ये लास्ट में ही रहते हैं। अगला लेट बी रिपेयर द मोबाइल, लेट बी रिपेयर द मोबाइल, तो भैया जी एक्टिव वॉइस है, तो भाई रिपेयर व्हाट, तो वर्ड के आंसर में आ गया मोबाइल, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सेकंड टाइप से बनेगा, तो सेकंड टाइप हमेशा लेट से शुरू होता है।
तो इसके अंदर जो बाद में लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखो, वो ऑब्जेक्ट जो व्हाट और हुम का रिप्लाई है, लेट द मोबाइल। अब बी प्लस V3, पैसिव वॉइस में बी प्लस V3 और इसका इफेक्ट पीछे की तरफ ही आएगा, लेट द मोबाइल बी रिपेयर्ड। तो अब इसके अंदर रिपेयर करेगा कौन? तो रिपेयर करेगा मी। जब मी रिपेयर करेगा, डूअर दे रखा है तो आप भी लिखो, जिसमें डूअर नहीं दे रखा था तो इसमें बाय प्लस डूअर नहीं लिखा, इसमें दे रखा है तो इसमें लिखो। तो ये सेकंड पर्सन इंपेरेटिव, ये मी कर रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन इंपेरेटिव है। क्लियर है? डू नॉट टीयर बुक्स, तो किताबें मत फाड़ो, तो डू नॉट को हम किस में चेंज करते हैं? लेट नॉट। भाई डू नॉट को किस में चेंज करते हैं? लेट नॉट। अभी लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस बनाना है तो बी प्लस V3, और इसका डूअर नहीं है तो यहाँ पे बाय प्लस डूअर नहीं आएगा। तो डू नॉट टीयर बुक्स, तो किताबें मत फाड़ो, लेट नॉट बुक्स बी टोर्न, की किताबें ना फाड़ी जाए। डू नॉट लेट हिम प्ले वीडियो गेम्स, तो डू नॉट को हमने किस में चेंज कर दिया? लेट नॉट। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होता है व्हाट या हुम का रिप्लाई, प्ले व्हाट वीडियो गेम्स, तो जो व्हाट और हुम का रिप्लाई है वो लेट के बाद होता है, लेट नॉट वीडियो गेम्स। बी प्लस V3 पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो इसके अंदर किससे मना कर रहा है कि कौन ना खेले? तो खेलने का काम किसकी बात कर रहा है? हिम। तो हिम की बात कर रहा है, हिम डूअर है तो बाय प्लस डूअर इधर आ गया। तो इसके अंदर डूअर छुपा हुआ है, इसके अंदर डूअर दे रखा है, छुपा हुआ है तो बाय प्लस डूअर नहीं लगाएंगे, और अगर दे रखा है तो बाय प्लस डूअर लगेगा। हो गया होगा? तो ये बन गया टाइप 2। अब टाइप 2 क्लियर हो गया तो बेटा उसका प्रैक्टिस, मैंने 6 एग्जांपल दिए हैं आपको, 6 एग्जांपल दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये आ गए इनके आंसर्स। ठीक है, तो टाइप 2, टाइप 1 भी दे दिया, टाइप 2। अब देखिए टाइप 3। टाइप 3, अब टाइप 3 जो कहता है, तो ये समझ लो जो लेट वाले सेंटेंस है, जो लेट वाले, जो मतलब जो लेट से एक्टिव वॉइस में लेट आता है, लेट मी गो, लेट देम गो, मतलब फर्स्ट और थर्ड पर्सन इंपेरेटिव लेट से शुरू होते हैं हमेशा। तो लेट वाले जो सेंटेंस हैं वो या तो टाइप 1 से बनते हैं या टाइप 2 से बनते हैं। लेट वाले सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में लेट है जिनमें, वो या तो टाइप 1 से बनेंगे और या फिर टाइप 2 से बनेंगे, 2 से। अब आ गया टाइप 3। तो टाइप 3 के अंदर लेट की कोई कहानी नहीं है। टाइप 3 के अंदर लेट वाले सेंटेंस या तो 1 से बना लो या 2 से, बात खत्म। अब आती है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन की बात करें तो ये सिर्फ सेकंड पर्सन इंपेरेटिव की बात करता है। सेकंड पर्सन इंपेरेटिव, कम हियर, गो देयर, जो होते हैं जिसके अंदर वर्ब से शुरू होगा, जिसमें डूअर छुपा हुआ होता है। सेकंड पर्सन इंपेरेटिव जिसमें डूअर छुपा हुआ होता है। तो अब ये क्या कहता है कि टाइप 3 कहता है मैं सिर्फ उन्हीं का पैसिव वॉइस बनाऊंगा जिसके अंदर या तो एडवाइस होगा या एम्फेसाइज, क्योंकि वो एडवाइस वाले सेंटेंस को शुड से बनाएगा और एम्फेसाइज वाले सेंटेंस को मस्ट से बनाएगा। इसके अंदर मॉडल्स यूज होते हैं। टाइप 3 में इंपेरेटिव के टाइप 3 का पैसिव वॉइस बनाओगे, इंपेरेटिव में टाइप 3 का पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसके अंदर मॉडल्स आएंगे, मॉडल्स का पैसिव वॉइस लगेगा। मॉडल ये रहा तरीका मॉडल, और मॉडल जब चाहिए तो बी प्लस V3 चाहिए, इसमें ये लगेगा। कहता है कि सिर्फ उन्हीं का पैसिव वॉइस बनाएंगे जिसके अंदर एडवाइस या एम्फेसाइज का सेंस आ रहा हो। जैसे मैं कहता हूं कम हियर, कोई एडवाइस नहीं है, गो देयर, कोई एडवाइस नहीं है, जिसके अंदर के स्पीक द ट्रूथ एडवाइस है, नेवर टेल ए लाई एडवाइस है। तो जिस सेंटेंस के अंदर आपको एडवाइस झलकता है, जिस सेंटेंस में आपको एडवाइस या एम्फेसाइज नजर आता है कि बात पर किसी बात को जोर दे रहा है, तो अगर आपको ऐसा सेंटेंस नजर आता है तो टाइप 3 की कैटेगरी में आता है। और बेटा ये भी सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाता है। इसे भी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और बेटा ये सिर्फ सेकंड पर्सन इंपेरेटिव में लगेगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है? तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, और बेटा फिर उसके बाद मॉडल आ गया, शुड या मस्ट। एडवाइस का सेंस है तो शुड, एम्फेसाइज का सेंस है तो मस्ट, तो इसके अंदर आ गया ये मॉडल। और बेटा मॉडल का पैसिव वॉइस बनाओगे तो बी प्लस V3 देना पड़ेगा, मॉडल का पैसिव वॉइस बनाओगे तो बी प्लस V3 देना पड़ेगा। बाय प्लस डूअर का है तो बेटा वो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके अंदर बाय प्लस डूअर आ ही नहीं सकता क्योंकि ये सेकंड टाइप के सेंटेंस का ही पैसिव वॉइस बनाएगा जिसके अंदर यू छुपा हुआ होता है। जब डूअर दिखा नहीं रखा तो आप पैसिव वॉइस में भी नहीं लगाओगे। अगर एक्टिव वॉइस में डूअर नहीं दिखा रखा तो आप पैसिव वॉइस में भी डूअर नहीं लगाओगे। अगर एक्टिव वॉइस में डूअर नहीं है तो पैसिव वॉइस में भी डूअर नहीं लगेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट शुड या मस्ट बी प्लस V3। नेगेटिव जो हो जाएगा उस इसके नेगेटिव में बी के साथ नोट लगेगा, बस नेगेटिव हो जाएगा। डू नोट से शुरू, डू नोट से शुरू हो तो आपको बी से पहले, आपको क्या कहते हैं, बी प्लस V3 से पहले नोट का यूज करना है। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई है तो अब जरा एग्जांपल्स लेते हैं। बात समझ में आ गई तो एग्जांपल लेते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया, हेल्प द नीडी, जरूरतमंद की मदद करो। तो मतलब ये क्या है? एक एडवाइस है। तो ऑब्जेक्ट को हेल्प द नीडी, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बना दो। अब ये एडवाइस है तो हमने शुड लगा दिया। अब मॉडल है तो उसे B+V3 चाहिए। तो बात तो एक ही है, पढ़ के देख लो। हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करो। तो क्या कह रहा है? द नीडी शुड बी हेल्प, जरूरतमंदों की मदद होनी चाहिए। बात एक ही है। तो देखो इंपेरेटिव को हम मॉडल से बना रहे हैं, इंपेरेटिव को मॉडल से बना रहे हैं। इन्फिनेटिव में भी मॉडल्स आ गए थे, समझ रहे? आगे डू नॉट टच द लाइव वायर, कि डू नॉट टच द लाइव वायर। डू नॉट आया तो भाई उसे B+V3 से पहले नोट लग जाएगा, बस डू नॉट आएगा। बाकी डू नॉट टच द लाइव वायर, लाइव वायर वो होता है जिसके अंदर करंट होता है। डू नॉट टच द लाइव वायर्स कहता है कि उस तार को मत छुओ जिसके अंदर करंट होता है। तो भाई ये एक नॉर्मल एडवाइस है या एम्फेसाइज है? भाई मर जाएगा, तो मर जाएगा तो ये एम्फेसाइज है, एम्फेसाइज है तो ये शुड से नहीं बन सकता, तो इसको आपको मस्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव है तो नोट लगाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। डू नॉट टच व्हाट, व्हाट और हुम का रिप्लाई ही ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आता है, व्हाट और हुम का। तो क्या बना? द लाइव वायर, द लाइव वायर। तो फिर मस्ट मॉडल आ गया, मॉडल के बाद B+V3 चाहिए। नेगेटिव है तो B+V3 से पहले नोट, इस डू नोट की वजह से नोट। तो मीनिंग देख लो, डू नॉट टच द लाइव वायर, कि जिस तार में करंट है उसे मत छुओ। तो कह रहा है द लाइव वायर मस्ट नॉट बी टच, कि जिस तार में करंट है उसे छुआ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छुआ जाना चाहिए। तो बेटा ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। तो देखो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम जो बना रहे हैं वो मॉडल से बना रहे हैं। क्लियर हुआ? लेकिन देखो मैंने क्या बताया कि क्लियर हो गया। तो ये एक एक्टिव वॉइस है, ये एक सिंगल एक्टिव वॉइस है, उसका ये पैसिव वॉइस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट इज, मैंने कहा डू नॉट टच व्हाट, डू नॉट टच व्हाट, व्हाट के आंसर में आया द लाइव वायर। तो मतलब ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब मैंने कहा जिस सेंटेंस में, जिस वर्ब का, जिस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, जिस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो सेकंड टाइप से बनता है कि नहीं? और जब भी सेकंड टाइप की बात आती है तो बात करते हैं वो लेट से बनेगा। तो भाई सीधी सी बात है, फिर जब ये सेकंड, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो ये सेकंड टाइप से बन सकता है। और सेकंड टाइप में डू नोट को हम लेट नोट में चेंज करते हैं, तो हमने यहाँ पे लेट नोट। और बेटा लेट नोट के बाद वो लेता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो जो व्हाट और हुम का रिप्लाई हो। तो व्हाट और हुम का रिप्लाई द लाइव वायर है, तो ये हो जाएगा डू नॉट टच, यहाँ पे द आएगा, है ना, द लाइव वायर, डू नॉट टच द लाइव वायर। और सेकंड टाइप के अंदर पैसिव वॉइस बनाने के लिए B+V3 और बाय प्लस डूअर ऑप्शनल है। तो जब इसके अंदर कोई बाय प्लस डूअर नहीं है तो इसमें भी बाय प्लस डूअर नहीं लगेगा। तो क्या बनेगा? इसका सेकंड टाइप, इससे भी बन गया एक एक्टिव वॉइस का दूसरा पैसिव वॉइस। ये भी वही मीनिंग दे रहा है, ये भी वही मीनिंग दे रहा है कि द लाइव वायर मस्ट नॉट बी टच्ड या लेट नॉट द लाइव वायर बी टच्ड। तो ये सेकंड टाइप से। ये किससे बना? ये बना हमारा थर्ड टाइप से। ये किससे बना? ये बना सेकंड टाइप से। मतलब एक एक्टिव वॉइस के दो पैसिव वॉइस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन हमने एक बात किया था क्या, कि फर्स्ट टाइप भाई उससे तो कोई पैसिव वॉइस ऐसा है ही नहीं इंपेरेटिव का, वो कोई एक्टिव वॉइस, कोई एक्टिव वॉइस का ऐसा सेंटेंस नहीं है इस दुनिया का कि हम फर्स्ट टाइप से ना बना सके। तो ऑब्वियस यार ये फर्स्ट टाइप से भी बनेगा। अब ये एम्फेसाइज कर, डू नॉट टच द लाइव वायर, कि लाइव वायर को मत छुओ। तो क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है, तो एम्फेसाइज कर रहा है तो ये वार्निंग दे रहा है। तो भैया जी फर्स्ट टाइप से तो बनेगा यू आर वार्नड, वार्निंग दे रहा है तो यू आर वार्नड, कि तुम्हें चेतावनी दी जाती है। और मैंने बताया था जब भी डू नोट से आएगा तो उसे नोट टू में चेंज करते हैं। तो डू नोट को नोट टू में चेंज कर दिया और बाकी एज इट इज लिख देते हैं, नोट टू टच द लाइव वायर। तो देख लो, तो डू नॉट टच द लाइव वायर, तो इसको हमने तीसरा टाइप जो बनाया ये बनाया सी, यू आर वार्नड, कि तुम्हें चेतावनी दी जाती है नोट टू टच द लाइव वायर, कि लाइव वायर को बिल्कुल भी मत छूना। क्लियर है? लेकिन फर्स्ट टाइप में हमने ये बन गया, ये जो बन गया फर्स्ट टाइप से, ये थर्ड टाइप से, ये सेकंड टाइप से, ये फर्स्ट टाइप से। लेकिन फर्स्ट टाइप की हमने एक बात करी थी, फर्स्ट टाइप की एक बात करी थी कि जब भी डू नोट आता है तो उसके दो पैसिव वॉइस बन जाते हैं, या तो डू नोट को नोट टू में चेंज कर दो और या फिर फॉरबिडन में। हाँ या ना? बस फॉरबिडन से बनाओगे तो ये सेमी नेगेटिव वर्ड होता है तो इसके साथ नोट लगा नहीं पाओगे। तो भाई अब डू नोट को हमने यहाँ नोट टू से लगा दिया, तो फिर डू नोट को आप फॉरबिडन से भी तो बना सकते हो, बस नोट मत लगाना। तो ये भी फर्स्ट टाइप का ही रूप हो जाएगा कि भाई यू आर फॉरबिडन, तुम्हें मना किया जाता है टू टच द लाइव वायर, कि लाइव वायर को टच किया जाए तो इसके लिए मना किया जाता है। तो बेटा ये फर्स्ट टाइप से बन गए ये दोनों। तो बेटा एक एक्टिव वॉइस के बेटा 1 2 3 4 पैसिव वॉइस हुए कि नहीं? एक एक्टिव वॉइस के 4 पैसिव वॉइस। बेटा हु वाला स्ट्रक्चर था उसके भी 4 पैसिव वॉइस, इसके भी 4 पैसिव वॉइस, बाकी 2 तो किसी के भी बन रहे, 2 तो किसी भी बन रहे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं
आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। तो बेटा अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब आ जाते हैं टाइप 4 पर। क्लियर हो गया? तो अब आ जाते हैं टाइप 4 पर। तो टाइप 4 जो है इंपेरेटिव सेंटेंस का लास्ट पॉइंट और हमारे टॉपिक का आखिरी हिस्सा। तो यह है हमारे टॉपिक का आखिरी हिस्सा और फिर हमारी क्लास ओवर। ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? टाइप 4। अब टाइप 4 क्या होता है? ये सिर्फ सेकंड पर्सन इंपेरेटिव में अप्लाई होगा और सिर्फ अफर्मेटिव में, नेगेटिव भी नहीं लेगा, डू नॉट भी नहीं लेगा, और सिर्फ इंपेरेटिव। वो सेकंड पर्सन वो तो मैंने बता दिया ना, फर्स्ट और थर्ड पर्सन जो होते हैं, फर्स्ट और थर्ड पर्सन जो होते हैं वो सिर्फ फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप से बनेंगे। वो तो थर्ड टाइप में भी नहीं लगेंगे, इवन फोर्थ टाइप में भी लगेंगे, वो फर्स्ट और सेकंड टाइप में ही खत्म। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर जो खत्म हो गया वो नेगेटिव भी खत्म हो गया। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले। पॉइंट इज, जब वर्ब का इफेक्ट, समझें, जब वर्ब का इफेक्ट, ध्यान दीजिएगा मैं फिर बोल रहा हूं, वर्ब का इफेक्ट जब ऑब्जेक्ट पर आता है तो इसके 3 टाइप बन जाएंगे। जब वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर आएगा तो इसे फर्स्ट टाइप से बनाओ, सेकंड टाइप से बनाओ या थर्ड टाइप से बनाओ। देख लो वर्ब का इफेक्ट साफ साफ लिख देता हूं मैं, चलो इधर देख लो। जब कोई वर्ब है, कोई एक्शन है, इसका इफेक्ट अगर ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, इसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, तो चाहे आप इसे फर्स्ट टाइप से बनाओ, चाहे सेकंड टाइप से बनाओ, चाहे थर्ड टाइप से बनाओ, बेटा किसी भी टाइप से बना सकते हो आप इसे, किसी भी टाइप से बना सकते हो, चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड। ठीक है। लेकिन अगर वर्ब का इफेक्ट उस सब्जेक्ट पर पड़े जो सब्जेक्ट नहीं दे रखा, मतलब हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है? यू। अगर वर्ब का इफेक्ट, इस वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर न आकर सब्जेक्ट पर आ जाए, ऑब्जेक्ट पे ना आकर सब्जेक्ट पर आ जाए, तो बेटा यही है हमारा फोर्थ टाइप। हमारा फोर्थ टाइप क्या है? जब वर्ब का इफेक्ट, एक्शन का इफेक्ट आपका ऑब्जेक्ट पर ना आकर एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट पर आ जाएगा, फोर्थ टाइप अप्लाई हो जाएगा। अब जरा यहां पे देखो, क्योंकि एक ही वर्ब दोनों काम कर सकती है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट पे भी इफेक्ट आ सकता है, एक वर्ब का सब्जेक्ट पर भी। तो हमें समझना पड़ेगा कि वर्ब का इफेक्ट कब ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, कब सब्जेक्ट पर। जैसे हमने एक वर्ब ले ली प्रिपेयर, तो मैंने कहा प्रिपेयर व्हाट, तो प्रिपेयर व्हाट, तो व्हाट के रिप्लाई में आ गया ब्रेकफास्ट, तो मतलब ये तो ऑब्जेक्ट पर रिप्लाई पर इफेक्ट आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये तो वर्ब पर इफेक्ट आ गया। अगर वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर आ गया, ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट आ गया, अब इसे जरूरत के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी टाइप से बनाओ। तो ये फर्स्ट टाइप से बनाओगे, यू आर ऑर्डर या यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? बन गया किससे? फर्स्ट टाइप से। और या फिर ऑब्जेक्ट है तो फिर ये सेकंड टाइप से बन जाएगा, सेकंड टाइप लेट, तो लेट ब्रेकफास्ट बी प्रिपेयर्ड, कि ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर होने दिया जाए, बन गया। थर्ड टाइप से बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसके अंदर एडवाइज या एम्फेसाइज नहीं है। एडवाइज या एम्फेसाइज होता तो थर्ड टाइप से ही बन जाता, तो अब ये 2 टाइप से बन जाएगा, खत्म हो गई बात। ठीक है, ये प्रिपेयर समझ में आ गया। तो अब हमें याद नहीं करना कि प्रिपेयर का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही आता है। अब जरा अगला सेंटेंस देखें, ये समझ में आ गया तो अगला सेंटेंस देखें। अब मैंने अगला सेंटेंस लिया, अब जब मैंने अगला सेंटेंस लिया तो क्या कहता है? प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम, कहता है अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर दो। कहता है प्रिपेयर योरसेल्फ। तो अब ये योरसेल्फ कौन है? ये योरसेल्फ कौन है? प्रिपेयर योरसेल्फ, ये योरसेल्फ कौन है? ये योरसेल्फ यू ही तो है, कि अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करो। कहता है कि तुम अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करो। तैयार वो किसी और चीज को, अब ब्रेकफास्ट तैयार नहीं कर रहा है, वो सब वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं आ रहा है कि आपको ब्रेकफास्ट तैयार नहीं करना है, अब आपको अपने आप को तैयार करना है। किस चीज के लिए? कहता है एग्जाम के लिए। तो यहाँ वर्ब का इफेक्ट जब ऑब्जेक्ट पर न जाके सब्जेक्ट पर आ जाए तो बेटा थर्ड टाइप अप्लाई हो जाता है। और थर्ड टाइप का पैसिव वॉइस समझ लो, फोर्थ टाइप का पैसिव वॉइस होता है B+V3। बाकी जो बचे रिमेनिंग पार्ट इसके बाद, फोर्थ टाइप का स्ट्रक्चर जो बनेगा B+V3। तो यही कह रहा है कि यू प्रिपेयर कह रहा है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। तो प्रिपेयर किसको करें? अपने आप को करें। तो प्रिपेयर्ड का पैसिव वॉइस हो जाएगा बी प्रिपेयर्ड, कि तैयार हो जाए किस चीज के लिए? फॉर द एग्जाम। कह रहा है योरसेल्फ कहाँ गया? कह रहा है योरसेल्फ, बात यू की तो कर रहा है, ये छुपा हुआ है तो ये छिप जाएगा। बी प्रिपेयर्ड का मतलब यही हो जाएगा कि तुम तैयार हो जाओ। तो जब हमने बी प्रिपेयर्ड कर दिया तो योरसेल्फ नहीं लगा पाओगे, क्योंकि बात यू की कर रहा है, वो इससे पता चल गया। हमने जब फोर्थ टाइप में B+V3 लगाया तो ये लगाते क्यों है? ये तब लगाते हैं कि वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट पर जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि इसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर जा रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि यहां पर आप एक्टिव वॉइस में मत लगाओ।
कि प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, कि एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, योर सेल्फ मत लगाओ, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, तब भी तो रहेगा बात वही। तो यहाँ पे योर सेल्फ की जरूरत नहीं, बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो बस ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना, इसके पैसिव वॉइस बनाओ, ध्यान दो। तो ये मैंने प्रैक्टिस दिया, इसके पैसिव वॉइस आप बना लोगे। तो इसके मैंने आंसर्स भी दे दिए, ध्यान रखना, इनके आंसर्स भी दे दिए। अब इनके आंसर्स भी दे दिए तो बेटा कुछ और एग्जांपल्स हैं इनके पैसिव वॉइस आपके देख लें। ये कुछ और भी एग्जांपल्स हैं इनके पैसिव वॉइस आप देख लें। एक तो ये, इनके आंसर्स मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा कि भाई आपका, फिलहाल मैं इसका आंसर दे देता हूं, आप सोच लेना, बाकी डिस्कस मैं कल कर लूंगा। चलो कल ही डिस्कस करते हैं इसको। एक, दो, ये तीन, ये चार। इसके अंदर कुछ टिपिकल चीज़ें हैं, इनको आप सोल्व कर लेना, मैं अगले लेक्चर में इसे समझाऊंगा। ठीक है, तो वॉइस ओवर, ठीक है, वॉइस फिनिश्ड। अब इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको दूंगा। ठीक है, तो वॉइस यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।